बुनियादी सील ट्रेनिंग के बैरक एक 3 मंजिला साधारण इमारत पर बने हैं जो कैलिफोर्निया में कोरोनाडो में प्रशांत महासागर के समुद्र तट से सिर्फ 100 गज की दूरी पर स्थित है। इमारत में कोई एयर कंडीशनर नहीं है और रात में खिड़कियां खुली होने के कारण आप रेत पर आती ज्वार की लहरों के तेज शोर को सुन सकते हैं। बैरकों में कमरे साधारण है। अधिकारियों के कमरे में 4 बिस्तरों और वर्दी टांगने के लिए एक अलमारी के सिवा कुछ नहीं था। मैं इसी कमरे में रहता था। जब मैं बैरकों में रहता था तब सुबह के समय मैं नौसेना के रैक से बाहर निकलता था और तुरंत अपना बिस्तर ठीक करना शुरू कर देता था। यह दिन का पहला काम होता था। पूरा दिन वर्दी निरीक्षण, लंबी तैराकी, लंबी दौड़, बाधा कोर्स और सील इंस्ट्रक्टर की लगातार डांट फटकार में बीतता था। सावधान! इंस्ट्रक्टर के कमरे में घुसते ही क्लास लीडर लेफ्टिनेंट जूनियर ग्रेड डेनियल स्टीवर्ट चिल्लाया। चीफ पेटी ऑफिसर मेरे पास आया तो बिस्तर से उतरकर मैंने अपनी एड़ियों को एक साथ जोड़ दिया और सीधा खड़ा हो गया। कठोर और सपाट भाव वाले इंस्पेक्टर ने मेरी हरी वर्दी टोपी में स्टार्च की जांच करना शुरू किया कि कवर 8 तरफ से कड़क और सही तरह से जमा हो। ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए उसकी नज़र मेरी वर्दी के एक एक इंच पर पड़ रही थी। शर्ट और पैंट की क्रीज एक लाइन में है या नहीं, बेड पर लगा पीतल शीशे की तरह चमक रहा है या नहीं, मेरे जूतों की चमक में आईने की तरह उसकी उंगलियां दिख रही है या नहीं। जब वह संतुष्ट हो गया कि मैं सील प्रशिक्षु से अपेक्षित उच्च मानकों को पूरा करता हूं, तो वह बिस्तर की जांच करने लगा। बिस्तर कमरे जितना ही सादा था। उसमें एक स्टील फ्रेम और एक गद्दे के अलावा कुछ भी नहीं था। गद्दे पर एक बिछाने वाली चादर बिछी थी और उसके ऊपर ओढ़ने वाली चादर थी। धूसर रंग का ऊनी कंबल गद्दे के नीचे कसकर बंधा था जो सैन डिएगो की ठंडी शाम में गर्मी देता था। एक दूसरा कंबल बिस्तर के पैताने पर सफाई से आयतकार मुड़कर रखा गया था। लाइट हाउस फॉर द ब्लाइंड्स का बनाया एक तकिया बिस्तर के ऊपरी हिस्से में रखा था जो पैताने पर रखे कंबल की ठीक आड़ी दिशा में था। यही मानक था। इस सटीक मानक से थोड़ी सी भी कमी बेशी होने का मतलब था कि मुझे लहरों से टकराना पड़ेगा और फिर समुद्र तट पर जब तक लुढ़कना पड़ेगा जब तक कि मेरे पूरे शरीर पर बालू नहीं चिपक जाए और मैं चीनी कुकी की तरह ना लगने लगूं। चुपचाप खड़ा मैं इंस्ट्रक्टर की तरफ तिरछी निगाहों से देखता रहता था। उसने थके अंदाज में मेरे बिस्तर की तरफ देखा। झुककर उसने कमरे के कोनों की जांच की और फिर कंबल और तकिए की पड़ताल करके सुनिश्चित किया कि वे सब सही तरह से सेट हैं। फिर अपनी जेब में हाथ डालकर उसने एक क्वार्टर निकाला और इसे कई बार हवा में उछाला ताकि मुझे यह पक्के तौर पर पता हो जाए कि बिस्तर की अंतिम जांच होने वाली है। आखिरकार फरफराहट के साथ क्वार्टर हवा में उड़ा और हल्के उछाल के साथ गद्दे पर नीचे आ गिरा। यह बिस्तर से कई इंच ऊपर इतना उछला था कि इंस्ट्रक्टर उसे अपने हाथ में पकड़ सके। मेरे सामने टहलते हुए इंस्ट्रक्टर ने मेरी आंखों में झांकते हुए अपना सिर हिलाया। वह कभी एक शब्द भी नहीं बोला। अपने बिस्तर को सही ढंग से लगाने से मुझे तारीफ सुनने का मौका मिलने वाला नहीं था। इसकी तो मुझे उम्मीद ही की जाती थी। यह मेरा दिन का पहला काम होता था और इसे सही तरीके से करना अहम होता था। इससे मेरा अनुशासन दिखाई देता था। इससे लगता था कि मेरा ध्यान बारीकियों पर रहता है और दिन के अंत में यह याद दिलाएगा कि मैंने ऐसा कुछ अच्छा किया है जिस पर मुझे गर्व होना चाहिए, चाहे भले ही वह काम कितना भी छोटा क्यों न हो। नौसेना में अपने पूरे जीवन के दौरान अपना बिस्तर सही रखना एक ऐसा स्थायी काम था जिसके लिए मुझ पर हर दिन भरोसा किया जा सकता था। एक विशेष ऑपरेशन पनडुब्बी USS ग्रेबैक पर सवार युवा सील के तौर पर मुझे मनहूस कमरे में रखा गया था जिसमें बिस्तर काफ़ी ऊंचे थे। मनहूस कमरे की देखरेख करने वाले जोशीले बूढ़े डॉक्टर ने जोर देकर कहा था कि मैं रोज सुबह अपनी अलमारी ठीक करके जाऊं। वह अक्सर कहता था कि अगर बिस्तर ठीक से नहीं लगे हैं और कमरा साफ नहीं है तो नौसैनिक सबसे अच्छी चिकित्सा देखभाल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। फिर बाद में मुझे पता चला कि स्वच्छता और व्यवस्था की यह भावना सैन्य जीवन में हर पहलू में लागू होती है। 30 साल बाद न्यूयॉर्क शहर में ट्विन टावर ढहा दी गई। पेंटागन स्तब्ध रह गया और पेंसिल्वेनिया में हवाई जहाज में सवार बहादुर अमेरिकी मारे गए। हमले के समय, जिस समय ये हमले हुए, उस समय मैं एक गंभीर पैराशूट दुर्घटना में घायल होने के बाद अपने घर में रहते हुए स्वस्थ हो रहा था। मेरे सरकारी क्वार्टर में अस्पताल का एक बिस्तर लगा हुआ था और मैं दिन का ज़्यादातर समय अपने पीठ के बल लेटे हुए ठीक होने की कोशिश कर रहा था। मैं हर हाल में उस बिस्तर से छुटकारा चाहता था। हर सील की तरह मैं भी लड़ाई में अपने साथी योद्धाओं के साथ रहना चाहता था। आखिरकार जब मैं बिस्तर से बिना सहायता के अपने आप उठने लायक हो गया तो मैंने पहला कदम चारों
चादरों को कस कर खींचने, तकियों को सही तरह से लगाने और यह सुनिश्चित करने का किया था कि अस्पताल का बिस्तर मेरे घर आने वाले सभी लोगों के देखने लायक लगे। यह मेरा तरीका था जिसके जरिए मैं दिखाना चाहता था कि मैं अपनी चोट पर जीत हासिल कर ली है और अब अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। 9/11 की घटना के 4 सप्ताह के अंदर मेरा तबादला व्हाइट हाउस कर दिया गया, जहां मैंने नवगठित आतंकवाद निरोधक कार्यालय में 2 साल काम किया। अक्टूबर 2003 तक मैंने इराक में बगदाद एयरफील्ड में हमारे अस्थायी मुख्यालय में पहुंच चुका था। शुरू के कुछ महीने हम सेना की चारपाइयों पर सोते थे, हालांकि तब भी मैं हर सुबह उठकर अपने स्लीपिंग बैग को समेटता था, तकिया को चारपाई के सिरहाने रखता था और दिन के लिए तैयार होता था। दिसंबर 2003 में अमेरिकी सेना ने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। उन्हें एकांत में रखा गया था, जिस दौरान हमने उन्हें एक छोटे से कमरे में रखा। वे भी सेना की ही चारपाई पर सोते थे, लेकिन उनके चादर और कंबल महंगे वाले थे। एक दिन मैं यह सुनिश्चित करने के लिए सद्दाम हुसैन के पास गया कि मेरे सैनिक उनकी ठीक से देखभाल कर रहे हैं या नहीं। कुछ हंसी के साथ मैंने गौर किया कि सद्दाम ने अपना बिस्तर ठीक से नहीं लगाया था। चारपाई के पैताने पर कवर उखड़े हुए थे और लग रहा था कि वे शायद ही कभी उन्हें सीधा किया करते थे। आगे के 10 सालों के दौरान मुझे इस देश में अब तक के कुछ बेहतरीन पुरुषों और महिलाओं के साथ काम करने का सम्मान मिला, जिनमें जनरलों से लेकर स्थानीय लोगों तक, एडमिरल से लेकर नाविकों तक, राजदूतों से लेकर क्लर्क टाइपिस्टों तक शामिल थे। युद्ध के प्रयासों के समर्थन में विदेशों में तैनात अमेरिकियों ने स्वेच्छा से इस महान राष्ट्र की रक्षा के लिए काफी त्याग किया था। वे भी समझते थे कि जीवन कठिन है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिन में जो होना होता है उसको आप बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। युद्ध में सैनिक मरते हैं, उनके परिवार शोक मनाते हैं, आप दिन लंबे और चिंताजनक क्षणों से भरे होते हैं। आप किसी ऐसी चीज की तलाश करते हैं जो आपको सुकून दे सके, जो आपको अपना दिन शुरू करने के लिए प्रेरित कर सके, और यह अक्सर इस बदसूरत दुनिया में गर्व की भावना भी हो सकती है। हालांकि यह सिर्फ लड़ाई की बात नहीं है, दैनिक जीवन में भी संरचना की इस भावना की जरूरत होती है। किसी के विश्वास की ताकत और आराम की जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन कभी कभी आपका बिस्तर बनाने का सरल काम आपको अपना दिन शुरू करने के लिए आवश्यक सहारा दे सकता है और आपको इसे ठीक से निपटने लायक संतुष्टि दे सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी और संभवतः यह दुनिया ही बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने बिस्तर को संवारने से कीजिए। सील ट्रेनिंग में मैंने जल्द ही टीम वर्क का महत्व समझ लिया था। कठिन कामों में मदद के लिए किसी पर भरोसा करने की जरूरत को समझ लिया था। हम में से जो टेडपोल नौसेना के मेढक बनने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें यह अहम सबक सिखाने के लिए 10 फुट की रबर की राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था। सील ट्रेनिंग के पहले चरण के दौरान हम जहां भी गए, हमें राइट ले जाने की जरूरत पड़ती थी। हम इसे अपने सिर पर लाते थे क्योंकि हमें बैरक से हाईवे के पार चौक हॉल तक भागना पड़ता था। जब हम कोरोनाडो में रेत के टीलों के ऊपर और नीचे दौड़ते थे तो हम इसे निचली स्थिति में ले लेते थे। हम नाव को उत्तर से दक्षिण तक समुद्र तट के साथ अंतहीन रूप से बढ़ाते थे और सभी 7 लोग मिलकर तेज लहरों के जरिए रबर की नाव को उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए काम करते थे। हालांकि हमने राफ्ट के साथ अपनी इस यात्रा में कुछ और भी सीखा था। कभी कभी नौका चालक दल के सदस्यों में कोई बीमार या घायल हो जाता था और पूरी क्षमता के साथ काम करने में असमर्थ हो जाता था। मैंने अक्सर ट्रेनिंग डे पर खुद को या सर्दी या फ्लू से पीड़ित और थका हुआ पाया था। उन दिनों अन्य सदस्य कमान संभालते थे। वे और जोर से पैडल मारते थे, वे और गहरे जाते थे। मुझे अतिरिक्त ताकत के लिए वे मुझे अपना राशन दे देते थे। बाद की ट्रेनिंग में जब समय आया तो मैंने उनका एहसान चुकाया भी। रबर की छोटी नाव ने हमें यह एहसास कराया कि कोई भी आदमी इसे ट्रेनिंग में अकेले नहीं बना सकता, कोई भी सील इससे अकेले नहीं जूझ सकता, और इसका विस्तार करके देखें तो आपको अपने जीवन में मुश्किल घड़ियों में लोगों की मदद की जरूरत होती है। 25 साल बाद जब मैंने पश्चिमी तट पर सभी सीलों की कमान संभाली तो भी मुझे इतनी ज़्यादा मदद की जरूरत नहीं पड़ी। मैं कोरोनाडो में नेवल स्पेशल वॉरफेयर ग्रुप 1 का कोमोडोर था। नौसेना कप्तान के रूप में मैं पिछले कई दशक से दुनिया भर में अग्रणी सील का नेतृत्व करता आ रहा था। एक बार जब बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई तो मैं नियमित तरीके से पैराशूट से कूद पड़ा था। हम एक C-130 हरक्यूलिस विमान में सवार थे और 12,000 फुट की ऊंचाई पर चढ़कर कूदने की तैयारी कर रहे थे। विमान के पीछे की ओर देखने पर हमें दिन का कैलिफोर्निया का सुंदर नज़ारा दिख रहा था। आसमान में एक भी बादल नहीं था। प्रशांत महासागर शांत था और इतनी ऊंचाई से आप कुछ ही मील दूर स्थित मैक्सिको की सीमा देख सकते थे। जंप मास्टर चिल्लाया, स्टैंड बाय। अब रैंप के किनारे पर मैं सीधे नीचे जमीन देख पा रहा था। जंपस्टर मेरी आंखों में देखते हुए
मुस्कुराया और चिल्लाया, कूदो कूदो कूदो। मैं विमान से बाहर निकल गया। मेरा हाथ पूरी तरह से फैल चुके थे और पैर मेरी पीठ के पीछे हल्के से टिक गए थे। विमान के प्रोप ब्लास्ट की वजह से मैं तब तक आगे की ओर झुका रहा जब तक कि मेरे हाथों में हवा नहीं लगी और फिर मैं समतल हो गया। मैंने तुरंत ही अपना अल्टीमीटर चेक किया और सुनिश्चित किया कि वह घूम नहीं रहा था, और तब मैंने अपने आसपास देखकर सुनिश्चित किया कि कोई और कूदने वाला मेरे निकट नहीं था। 20 सेकंड बाद मैं 5500 फुट की ऊंचाई से गिर चुका था। अचानक मैंने अपने नीचे देखा कि एक और जंपर मेरे नीचे आ गया है और जमीन तक के मेरे रास्ते के बीच में है। उसने अपनी रिप कॉर्ड खींची और पायलट अपनी पीठ पर लगे बैग से मुख्य पैराशूट को खोलते दिखा। तुरंत ही मैंने अपनी बाहों को अपनी तरफ झटका, अपने सिर को नीचे जमीन की ओर करके झुकाया ताकि मैं खुल रहे पैराशूट से खुद को बचा सकूं। काफी देर हो चुकी थी। उस जंपर का शूट मेरे सामने एयर बैग की तरफ खुल गया और मुझसे 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। मैं मुख्य छतरी से दूर उछल गया और नियंत्रण से बाहर हो गया। इसके प्रभाव से तकरीबन अनजाना था। कुछ सेकंड के लिए मैं फिर से स्थिर होने की कोशिश में सिर से पैर तक घूम गया। मैं अपनी ऊंचाई नहीं देख पाया था और इस बात से भी अनजान था कि मैं कितने दूर गिर चुका हूँ। सहज रूप से मैं अपने रिप कॉर्ड तक पहुंचा और उसे खींच लिया। पायलट ने पैराशूट के पिछले हिस्से की अपनी छोटी सी थैली से छलांग लगाई, लेकिन मेरे पैर के चारों ओर लिपट गया और मैं जमीन की ओर गिरता जा रहा था। मैंने खुद को छुड़ाने की जितनी कोशिश की, मैं उतना ही उलझता गया। मुख्य पैराशूट आंशिक रूप से खुल गया था, लेकिन इस क्रम में वह मेरे दूसरे पैर के चारों ओर घूम गया था। अपनी गर्दन को आकाश की ओर घुमाते हुए मैंने देखा कि मेरे पैर राइजर्स के 2 सेटों से बंधे थे। राइजर्स मुख्य पैराशूट को मेरी पीठ से जोड़ने वाली लंबी नॉयलॉन की पट्टियां थी। एक राइजर एक पैर के चारों ओर लपेट था, दूसरा राइजर दूसरे पैर के चारों ओर लिपटा था। मुख्य पैराशूट पूरी तरह से बैकपैक से बाहर निकल चुका था, लेकिन मेरे शरीर पर ही कहीं लटका हुआ था। जब मैं उलझाव से निकलने के लिए जूझ रहा था, तभी अचानक मुझे लगा कि छतरी मेरे शरीर से उठ गई है और खुलने लगी है। अपने पैरों की ओर देखते हुए मैं समझ गया था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ ही सेकंड में छतरी में हवा भर गई। मेरे एक एक पैर के चारों तरफ लिपटे हुए दोनों राइजर अचानक और आक्रामक रूप से अलग हो गए और उनके साथ ही मेरे पैर भी चले गए। मेरे कूल्हे तुरंत अलग हो गए क्योंकि खुलने की ताकत से मेरा निचले धड़ को फाड़ सा दिया था। कूल्हे को शरीर से जोड़ने वाली हजारों छोटी छोटी मांसपेशियां उनके कब्जे से फट गई। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मेरे मुंह से जोर की चीख निकली जो मैक्सिको तक सुनी जा सकती थी। मेरे शरीर में कूल्हे के नीचे और सिर के ऊपर की तेज दर्द की लहरें दौड़ गईं। मांसपेशियों की तेज ऐंठन ने मेरे ऊपरी धड़ की हालत खराब कर दी थी और मेरी बाहों और पैरों में दर्द और बढ़ गया था। अब शरीर से बाहर के अनुभव की तरह मुझे अपने चीखने का एहसास हुआ और मैंने इसे संभालने की कोशिश तो की, लेकिन दर्द बहुत ही तेज था। अब भी मेरा सिर नीचे था और बहुत तेजी से गिरते हुए मैंने खुद को सीधा कर लिया, जिससे मेरे कूल्हों और पीठ पर दबाव कम हो गया। 1500 फुट। पैराशूट खुलने तक मैं 4000 फुट से ज़्यादा गिर चुका था। खुशखबरी, मेरे सिर पर छतरी पूरी तरह खुल चुकी थी। बुरी खबर, खुलने के कारण मेरा बदन चरमरा गया था। ड्रॉप जोन से करीब 2 मील दूर मैं उतरा। कुछ ही मिनटों में ड्रॉप जोन के क्रू और एक एम्बुलेंस मेरे पास पहुंच गई। कुछ सैन डिएगो के मध्य में बने ट्रॉमा हॉस्पिटल ले जाया गया। अगले दिन तक मेरा ऑपरेशन हो चुका था। दुर्घटना ने मेरे कूल्हे को करीब 5 इंच तक चीर दिया था। मेरे पेट की मांसपेशियां कूल्हे की हड्डियों से अलग हो चुकी थी और पैराशूट खुलने के झटके से मेरी पीठ और पैरों की मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मेरे कूल्हे में टाइटेनियम की एक बड़ी प्लेट घुसाई गई थी और सहारे के लिए पीठ की तरफ भी बड़ा सा स्केपुलर स्क्रू घुसाना पड़ा था। लग रहा था कि मेरा करियर खत्म हो चुका है। अच्छा सील होने के लिए आपको शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। मेरे पुनर्वास में कई महीने या साल लगने वाले थे और फिर मैं नौसेना की मेरी मेडिकल जांच करनी थी ताकि यह तय किया जा सके कि मैं ड्यूटी के लिए फिट हूँ या नहीं। अस्पताल तो मैंने 7 दिनों में ही छोड़ दिया था, लेकिन अपने घर पर 2 महीने तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा। पूरी जिंदगी मुझे महसूस होता था कि मैं अजेय हूँ। मुझे विश्वास था कि मेरे अंदर ऐसी सहज एथलेटिक क्षमताएं हैं जो मुझे सबसे खतरनाक हालात से बाहर निकाल सकती है, और यहाँ तक कि मैं सही ही था। अपने करियर में कई बार मुझे जानलेवा घटनाओं का सामना करना पड़ा था। एक अन्य पैराशूट में बीच हवा में टक्कर, एक छोटे उपनगर में अनियंत्रित वंशज, एक तेल रिग से लगभग सैकड़ों फीट दूर से गिरना, डूबती नाव के नीचे फंस जाना, विस्फोटक जो समय से पहले फट गया, और ऐसी अनगिनत घटनाएं जहां किस्मत ने जीने और मरने का फैसला 1 सेकंड से भी कम में हो जाता। हर बार किसी तरह मैं सही निर्णय लेने में कामयाब रहा और हर बार मैं अपने सामने की चुनौती पर काबू पाने के लिए
शारीरिक रूप से काफ़ी फिट रहा। इस बार नहीं। अब बिस्तर पर लेटे हुए मुझे केवल खुद पर दया आ रही थी, परंतु वह लंबे समय तक चलने वाली नहीं थी। मेरी पत्नी जॉर्जियन को नर्सिंग ड्यूटी दी गई थी। उसने मेरे घाव की सफाई की, मुझे आवश्यक शॉट्स दिए और मेरा बेड पैन बदला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। मैंने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी और उसने मुझे आश्वासन दिया था कि मेरे जीवन में अभी कुछ भी शुरू होने नहीं जा रहा है। उसने मुझे आत्मग्लानि महसूस करने से मना कर दिया। यह उस तरह का मुश्किल प्यार था जिसकी मुझे ज़रूरत थी, और जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं बेहतर होता गया। मेरे दोस्त घर से आए, लगातार फ़ोन किए और जो कुछ भी कर सकते थे उसने मेरी मदद की। मेरे बॉस एडमिरल एरिक उल्सन ने उस नीति के इर्द गिर्द किसी तरह रास्ता निकाला जिसके तहत नौसेना को एक सील के रूप में सेवा जारी रखने के लिए मेरी क्षमता का मूल्यांकन करना जरूरी था। मेरे लिए उनके समर्थन ने संभवतः मेरे करियर को बचा लिया। सील टीमों में मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने कई असफलताएं झेली और प्रत्येक मामले में कोई न कोई मेरी मदद के लिए आगे आया। किसी को विश्वास था मेरी क्षमताओं में, किसी ने मुझ में वो क्षमताएं देखी जो अन्य किसी में नहीं हो सकती थी। किसी ने मेरे करियर को आगे बढ़ाने के लिए खुद की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। मैंने उन लोगों को कभी नहीं भूला जिन्होंने रास्ते में मेरी मदद की, और मुझे पता है कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है वह दूसरों की मदद का नतीजा है। हमें से कोई भी जीवन की त्रासदी से नहीं बच सकता है। रबर की उस छोटी सी नाव की तरह जिसमें बुनियादी सील प्रशिक्षण के दौरान हम सवार होते थे, यह अच्छे लोगों की एक टीम देता है आपको जीवन में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। आप अकेले नाव नहीं चला सकते। अपना जीवन साझा करने के लिए किसी को खोजें, अधिक से अधिक दोस्त बनाएं और यह कभी ना भूलें कि आपकी सफलता दूसरों पर निर्भर करती है। मैं समुद्र तट की ओर भागा। काले रबर के फ्लिपर मेरी दाहिनी बाह के नीचे दबे थे और बाएं हाथ में मेरा मास्क था। विश्राम की अवस्था में आते हुए मैंने फ्लिपर नर्म रेत पर रख दिए और उन्हें एक दूसरे पर शंकु की तरह टिका दिया। मेरे दाहिने और बाएं तरफ अन्य छात्र थे। हरी टी शर्ट, खाकी स्विम ट्रंक, नियोप्रिन बूटी और छोटी लाइफ जैकेट पहने हम लोग सुबह की 2 मील की तैराकी के लिए तैयार हो रहे थे। लाइफ जैकेट छोटी रबर की ब्लेडर थी जो तभी फूलती थी जब आप उसके हैंडल को खींचते थे। लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करने की नौबत आना छात्रों के बीच शर्मिंदगी का विषय माना जाता था। इसके बावजूद सील के इंस्ट्रक्टर के लिए जरूरी था कि हर किसी को तैरना शुरू करने से पहले वे सबकी लाइफ जैकेट की जांच करें। यह जांच पड़ताल इंस्ट्रक्टर्स को और ज्यादा प्रताड़ित करने का मौका भी उपलब्ध कराती थी। उस दिन कोरोनाडो की लहरें करीब 8 फुट ऊंची थी। वे लहरें 3 कतारों में आ रही थी, गरज के साथ गिर रही थी, जिससे हर एक छात्र के दिल की धड़कन कुछ कुछ तेज होने लगी थी। इंस्ट्रक्टर लाइन से धीरे धीरे नीचे आते आते वह सीधे मेरी दाहिनी ओर खड़े छात्र के पास आया। वह छात्र सीमैन के रूप में नई भर्ती था और नौसेना के लिए बिल्कुल नया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 5 फुट 4 इंच थी। सील इंस्ट्रक्टर उच्च विभूषित और वियतनामी युद्ध का अनुभवी सैनिक था। उसकी लंबाई 6 फुट 2 इंच से ज्यादा थी और वह छोटे कद के उस छात्र के ऊपर चढ़ा हुआ लग रहा था। उस छात्र की लाइफ जैकेट का निरीक्षण करने के बाद इंस्ट्रक्टर ने अपने बाएं कंधे से ऊपर तेज लहर की तरफ देखा और फिर नीचे झुककर उस छात्र के फ्लिपर्स को पकड़ दिया। उन्हें उस युवा नौसैनिक के चेहरे के पास लाते हुए उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में मेढक बनना चाहते हो? वह नौसैनिक सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अवज्ञा का भाव था। यस इंस्ट्रक्टर, मैं चाहता हूँ, वह चिल्लाकर बोला। तुम बहुत छोटे हो, इंस्ट्रक्टर ने उसके चेहरे पर फ्लिपर लहराते हुए कहा। वहां वे लहरें तुम्हें तोड़कर आधा कर सकती है। वह थोड़ा रुककर समुद्र की ओर देखा। इसके पहले कि तुम्हें चोट लगे, तुम्हें यह सब छोड़ने के बारे में सोच लेना चाहिए। मुझे तो अपनी आंख के कोने से भी दिख रहा था कि उस छात्र का जबड़ा कसने लगा है। मैं नहीं छोड़ूंगा, उस नौसैनिक ने हर शब्द को खींचते हुए जवाब दिया। फिर इंस्ट्रक्टर ने झुककर उस छात्र के कान में धीरे से कुछ कहा। मैं टूटती लहरों के शोर में वह सुन नहीं पाया। सभी प्रशिक्षुओं का निरीक्षण करने के बाद इंस्ट्रक्टर्स ने हमें पानी में जाने का आदेश दिया और हमने तैरना शुरू कर दिया। घंटे भर बाद मैं सर्फ जोन से बाहर निकला तो समुद्र तट पर वही नई भर्ती वाला युवा नौसैनिक खड़ा दिखा। उसने कक्षा में सबसे पहले तैराकी खत्म कर ली थी। उस दिन बाद मैं उसे एक तरफ खींचकर ले गया और उससे पूछा कि इंस्ट्रक्टर ने उससे फुसफुसाकर क्या कहा था। वह मुस्कुराने लगा और उसने गर्व से बताया, मुझे गलत साबित करो। सील की ट्रेनिंग हमेशा कुछ न कुछ साबित करने के लिए होती थी। यह साबित करना कि आकार मायने नहीं रखता, यह साबित करना कि आपकी त्वचा का रंग की अहमियत नहीं होती, यह साबित करना कि आपको धन ने बेहतर नहीं बनाया, यह साबित करना कि प्रतिभा की तुलना में दृढ़ संकल्प और धैर्य हमेशा अधिक अहम होते हैं।
ट्रेनिंग शुरू होने से 1 साल पहले मुझे वह सबक सीखने का सौभाग्य मिल गया था। जब सैन डिएगो शहर के मध्य में मैं सिटी बस पर चढ़ा तो कोरोनाडो की खाड़ी में बेसिक सील ट्रेनिंग केंद्र देख पाने की लालसा से मैं उत्साहित हो रहा था। मैं प्रथम श्रेणी का मिडशिपमैन था जो नेवल रिजर्व ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर ROTC प्रोग्राम के तहत समर क्रूज अटेंड करने जा रहा था। प्रथम श्रेणी के मिडशिपमैन के रूप में मैं कॉलेज के अपने जूनियरों और सीनियरों के बीच में था और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगली गर्मियों तक मैं सील ट्रेनिंग खत्म करके कमीशन पाने की उम्मीद कर रहा था। सप्ताह का मध्य चल रहा था और मुझे अपने ROTC इंस्ट्रक्टर से परमिशन मिल गई थी कि मैं बंदरगाह के किसी जहाज में विदेश में नियोजित प्रशिक्षण से अलग होकर कोरोनाडो जा सकूं। मशहूर होटल डेल कोरोनाडो के बाहर मैं बस से उतरा और सड़क से करीब 1 मील पैदल चलकर नेवल एम्फीबियस बेस के समुद्र तट पर पहुंचा। मैं कोरियाई युद्ध के दौर की अनेक इमारतों के पास से गुजरा जिनमें अंडर वाटर डिमोलिशन टीम 11 और 12 ठहरी थी। कमजोर ईंटों की एक मंजिला इमारत के बाहर लकड़ी का एक बड़ा चिन्ह था जिसमें फ्रेंडी मेढक का चित्र बना था जो बड़ा और हरी जालियों वाले पैरों का बड़ा हरा उभयचर था जो सिगार पीते हुए TNT की छड़ी ले जा रहा था। यह वेस्ट कोस्ट के गोताखोरों का निवास था। यह वही निडर नकाबपोश योद्धा थे जिनके सैन्य पूर्वजों ने आइवा जिमा, टरावा, गुआम और इंचोन के समुद्र तटों को साफ किया था। मेरे दिल की धड़कन कुछ तेज होने लगी थी। यह वही जगह थी जहां मैं 1 साल के अंदर रहना चाहता था। अंडर वाटर डिमोलिशन टीमों के पास से गुजरने के बाद मुझे अगली इमारत सील टीम 1 की मिली जो कि उस समय जंगल के लड़ाकों की एक नई नस्ल थी जिन्होंने वियतनाम में सेना के सबसे मजबूत सैनिकों के रूप में ख्याति अर्जित की थी। लकड़ी के एक और बड़े चिन्हों में सेमी सील बनी थी जिसके एक हाथ में खंजर था और उसके कंधों के चारों ओर एक काला लबादा लिपटा दिखाया गया था। यह तो मुझे बाद में पता चला। गोताखोर और सील एक और एक समान ही थे। सभी लोग सील ट्रेनिंग में स्नातक थे और दिल से गोताखोर थे। अंत में मैं नौसैनिक के ठिकाने के समुद्र तट की स्थित आखिरी सरकारी भवन के पास पहुंचा। इमारत के बाहर लिखा था बेसिक अंडर वाटर डिमोलिशन सील ट्रेनिंग। मुख्य द्वार के बाहर 2 सील इंस्ट्रक्टर खड़े थे जिन्हें हाई स्कूल के कुछ युवा समुद्री कैडेट घेरे हुए थे। हाई स्कूल के छात्रों के ऊपर 2 सील तने हुए थे। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर डिक रे 6 फुट 3 इंच की लंबाई, चौड़ी कंधे, पतली कमर, गहरे तपे रंगे और काली पेंसिल सी पतली मूछों के मालिक थे। मेरे हिसाब से उनमें वह सब कुछ था जो मैं किसी सील में देखना चाहता था। उनके बगल में चीफ पेटी ऑफिसर जिन वेंस खड़े थे। 6 फुट से अधिक की ठीक ठाक ऊंचाई वाले वेंस किसी लाइन बैकर की तरह थे जिनकी मजबूत मांसपेशियां थी, कठोर चकाचौंध करने वाली आंखें थी जो सबको बहुत करीब नहीं आने की चेतावनी देती हुई लगती थी। समुद्री कैडेटों को इमारत में ले जाया गया। हल्की सी घबराहट के साथ मैं उनके पीछे गया और फ्रंट डेस्क पर रुक गया। मैंने डेस्क संभालने वाले युवा नौसैनिक को अपनी कहानी सुनाई। मैं टेक्सास विश्वविद्यालय में पढ़ा मिडशिपमैन था और मुझसे उम्मीद की जाती थी कि मैं सील ट्रेनिंग के बारे में बात करूंगा। नौसैनिक क्षण भर के लिए अपनी मेज छोड़कर गया और उसने मुझे बताया कि लेफ्टिनेंट डॉग हथ कुछ ही मिनटों बाद मुझसे मिलना चाहेंगे। लेफ्टिनेंट हथ के ऑफिस में बुलाए जाने का इंतजार करते समय मैं दीवारों पर सजी तस्वीरों को देखते हुए धीरे धीरे हॉल में इधर उधर टहलने लगा। वे तस्वीरें वियतनाम में तैनात सीलों की थी जिनमें वे लोग मेकांग डेल्टा से कमर तक गहरी मिट्टी से बाहर निकल रहे थे। कुछ चित्र उनमें रात के मिशन से लौटते हुए छन्नावरण वाली सील के प्लाटून के थे। स्विफ्ट नाव पर सवार होकर जंगल की ओर जा रहे लोग स्वचालित हथियारों और गोला बारूद से लदे थे। मुझे लंबे हॉल के नीचे एक और व्यक्ति तस्वीर देखते हुए दिखा। कपड़ों से सिविलियन लगने वाला वो व्यक्ति दुबला पतला और कमजोर सा था और उसके कानों पर भौरे की तरह काले बालों का एक गुच्छा लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह उन अविश्वसनीय योद्धाओं को विस्मय से देख रहा है जिनके कामों को तस्वीरों में चित्रित किया गया था। मैं मन में सोचने लगा कि क्या वह सोच रहा है कि उसके अंदर सील बनने लायक कुछ है या नहीं। क्या वह सोच रहा था कि उसके अंदर ट्रेनिंग झेलने लायक मजबूती है। क्या उसने सोचा था कि उसकी छोटी कद काठी भारी बैग और 1000 राउंड गोला बारूद ले जा सकती है। क्या उसने दरवाजे पर ही खड़े 2 सील इंस्ट्रक्टर नहीं देखे थे। वे तो एकदम सही और भारी भरकम लोग थे। मुझे इस बात के लिए बुरा लगने लगा कि उसके किसी साथी ने उसे गुमराह किया था और शायद उसे सिविलियन का आरामदायक जीवन छोड़ने और सील ट्रेनिंग के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया था। कुछ मिनट बाद फ्रंट डेस्क का वह नौसैनिक आराम से कॉरिडोर में गया और मुझे लेफ्टिनेंट हथ के ऑफिस में छोड़ आया।
डॉग हाथ भी सील के रिक्रूटिंग पोस्टर थे। लंबी तगड़ी कद काठी और भूरे लहलहाते बालों के साथ वे नौसेना की खाकी वर्दी में बेहद आकर्षक लगते थे। मैं हथ की डेस्क के पास एक कुर्सी पर बैठ गया। हमने सील ट्रेनिंग और कार्यक्रम की जरूरतों के बारे में बात की। हथ ने वियतनाम के अपने अनुभव मुझे बताए, साथ ही यह भी बताया कि अगर मैं सील ट्रेनिंग पूरी कर लेता हूँ तो टीम में जीवन कैसा होगा। जब वे दीवार पर लगी तस्वीरों को देख रहे थे तभी मैंने तिरछी निगाहों से सिविलियन कपड़े में वही दुबला पतला आदमी देखा। मेरी तरह वह भी सील ट्रेनिंग के बारे में और ज्यादा जानने की प्रत्याशा में लेफ्टिनेंट हथ से मिलने का इंतजार ही कर रहा था। इससे मुझे यह जानकर अपने बारे में अच्छा लगा कि मैं स्पष्ट तौर पर उस अन्य आदमी से ज्यादा मजबूत और ज्यादा तैयार हूँ जो सोच रहा है कि वह सील बनने की कठिनाइयां झेल सकता है। हमारी बातचीत के बीच लेफ्टिनेंट हथ बोलते बोलते अचानक रुक गए। उन्होंने अपनी डेस्क की तरफ देखा और हॉल में खड़े उस आदमी को उन्होंने आवाज लगाई। हथ ने उस दुबले पतले आदमी को अपने ऑफिस में बुलाया तो मैं खड़ा हो गया। बिल, ये जॉन टॉमी नॉरिस है। उन्होंने उस दुबले आदमी से जोश के साथ गले मिलते हुए कहा। टॉमी को वियतनाम में पिछली बार सील मेडल ऑफ ऑनर मिला था, हथ ने आगे बताया। नॉरिस मुस्कुराने लगा। वह इस तरह परिचय कराए जाने से कुछ झेप रहा था। जवाब में मैं भी मुस्कुराया और उससे हाथ मिलाया। यह गुच्छेदार बालों वाला कमजोर लगने वाला आदमी लेफ्टिनेंट टॉम नॉरिस था, जिसके बारे में मुझे लग रहा था कि यह ट्रेनिंग भी नहीं झेल पाएगा। वियतनाम में तैनात रह चुका टॉम नॉरिस 2 फंसे एयरमैनों को बचाने के लिए दुश्मन सैनिकों की कतारों के पीछे कई रातों तक लगा रहता था। यह वही टॉम नॉरिस था जिसने एक और मिशन में उत्तर वियतनामी सेना की गोली सामने से झेली थी और पेटी ऑफिसर माइक थॉर्टनर ने अगर बचाया नहीं होता तो वह वहीं मर चुका होता। माइक को इसके लिए बाद में मेडल ऑफ ऑनर भी मिला था। यह वही टॉम नॉरिस था जो अपनी चोटें ठीक होने के बाद FBI की पहली हॉस्टेज रेस्क्यू टीम में शामिल किया गया था। सील की टीमों के लंबे इतिहास में यह चुपचाप रहने वाला विनम्र व्यक्ति सबसे मजबूत सीलों में से एक था। 1969 में टॉम नॉरिस सील ट्रेनिंग से लगभग बाहर कर दिया गया था। उसे कहा गया था कि वह बहुत छोटा, बहुत दुबला पतला है और काफी कमजोर है। हालांकि मेरी क्लास के युवा नाविक की तरह नॉरिस ने उन सबको गलत साबित किया और एक बार फिर से यह दिखाया कि आपके फ्लिपर्स का नहीं बल्कि दिल का आकार मायने रखता है। मैं रेत के टीले के ऊपर की तरफ दौड़ा और बिना किसी संकोच के दूसरी तरफ निकलकर पूरी रफ्तार से फ्रांस शांत महासागर की ओर बढ़ गया। शॉर्ट बिल्ड हैट, कॉम्बैक्ट बूट के साथ पूरी तरह से हरी पोशाक पहने हुए मैंने कोरोनाडो कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर आने वाली लहरों के सामने सिर झुकाया। पानी से भीगकर हुए बाहर निकलते हुए मुझे रेत के टीले पर खड़ा सील इंस्ट्रक्टर दिखा। उसकी बाहें मुड़ी हुई थी और सुबह की धुंध को चिढ़ती हुई तीखी निगाह के साथ मुझे उसका चिल्लाना सुनाई दिया। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है मिस्टर जैक? निश्चित ही मुझे पता था। नकली उत्साह दिखाते हुए मैंने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर हु याह की तेज आवाज लगाई और नरम रेत में मुंह के बल कूद पड़ा और बगल में लुढ़कते हुए यह सुनिश्चित करने लगा कि मेरी वर्दी का कोई भी हिस्सा खुला नहीं रह गया हो। तब बेहतर उपाय के लिए मैं उठा, जमीन में गहराई तक पहुंचा और रेत को हवा में उछालने लगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह मेरे शरीर की हर दरार में अपना रास्ता बना ले। सुबह के शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान मैंने कहीं सील की ट्रेनिंग के नियमों का उल्लंघन किया था। मुझे सजा मिली थी कि मैं सिर्फ सर्फ जोन में कूद जाऊं, रेत में इधर उधर लुढ़कूं और खुद को चीनी कुकी की तरह बना लूं। सारी सील ट्रेनिंग में चीनी कुकी होने से ज्यादा असहज कुछ नहीं होता था। बहुत सारी चीजें ज्यादा दर्दनाक और ज्यादा थकाऊ थी, लेकिन चीनी कुकी बनने की सजा में धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा होती थी। केवल इसलिए नहीं कि आपने पूरा दिन अपनी गर्दन के नीचे, अपनी बाहों के नीचे और अपने पैरों के नीचे रेत के साथ बिताया, बल्कि इसलिए कि चीनी कुकी तुरंत बन जाना पड़ता था। इसके पीछे कोई तुक या कारण नहीं होता था। इंस्ट्रक्टर के कहते ही आपको चीनी कुकी बनना होता था। कई सील प्रशिक्षुओं के लिए इसे स्वीकार कर पाना कठिन होता था। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास किया था और जो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें उनके शानदार प्रदर्शन के लिए इनाम दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता भी था और कभी कभी नहीं भी होता था। कभी कभी उन्हें अपने सारे प्रयास के बदले केवल गिरी रेत ही मिलती थी। मैंने महसूस किया कि मैं पूरी तरह से रेत में लिपट चुका हूँ तो मैं इंस्ट्रक्टर के पास दौड़कर आया और फिर मैंने फिर से हु यह चिल्लाया और उनका ध्यान खींचा। अपने दोस्तों के बीच मौखिक कहलाने वाले लेफ्टिनेंट फिलिप एल मार्टिन मुझे गौर से देखने लगे कि उनके हिसाब से मैं चीनी कुकी पूरी तरह बन गया हूँ या नहीं। हालांकि मैं लेफ्टिनेंट मार्टिन के साथ इतना घुला मिला नहीं था फिर मैं उन्हें पहले नाम से बुला सकूं। मॉकी मार्टिन सबसे बेहतरीन गोताखोर थे।
हवाई में जन्मे और पले बढ़े मार्टिन बिल्कुल वैसे ही थे जैसा मैं सील अधिकारी के रूप में बनने का प्रयास करता था। वियतनाम युद्ध के अनुभवी सैनिक के तौर पर वे सील के शास्त्रागार में मौजूद हर हथियार के विशेषज्ञ थे। वह झील की टीमों में सबसे बेहतरीन स्काई डाइवरों में शामिल थे और देसी हवाईयन होने के नाते वे पानी में इतने कुशल थे कि बहुत कम लोग ही उनकी बराबरी कर सकते हैं। मिस्टर मैक, क्या तुम्हें कुछ पता है कि तुम आज सुबह चीनी कुकी क्यों बनाए गए हो? मार्टिन ने बड़े ही शांत लेकिन प्रश्नवाचक अंदाज में पूछा। नो इंस्ट्रक्टर मार्टिन, मैंने कब कर्तव्य निष्ठा के साथ जवाब दिया। क्योंकि मिस्टर मैक, जीवन इतना आसान नहीं है और जितना जल्दी तुम यह सीख लो उतना ही बेहतर होगा। एक साल बीतते बीतते लेफ्टिनेंट मार्टिन और मैं इतने घुल मिल गए कि एक दूसरे को पहले नाम से बुलाने लगे थे। मैंने बेसिक सील ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और उन्हें ट्रेनिंग सेंटर से हटाकर फिर से कोरोनाडो में अंडर वाटर डिमोलिशन टीम 11 में भेज दिया गया था। मैं मौके के बारे में जितना जानता गया उसके प्रति मेरा सम्मान उतना ही बढ़ता गया। बेहतरीन सील ऑपरेटर होने के साथ साथ मौकी बहुत शानदार एथलीट भी था। 1980 के दशक के आरंभ में उन्होंने ट्रायथलॉन का बहुत शौक था। खुले समुद्र में वे सुंदर शैली में क्रिस्टॉयल स्ट्रोक करते थे। उनकी पिंडलियां और जांघें मजबूत थी और लंबी दूरी चलने में बहुत सहज रहते थे, लेकिन इसका असली फायदा वे साइकिल चलाने में लेते थे। वे और बाइक एक दूसरे के लिए ही बने थे। हर सुबह वे बाइक पर सवार होकर कोरोनाडो सिल्वर स्ट्रैंड 30 मील का सफर तय करते थे। प्रशांत महासागर के समानांतर बाइक का एक पक्का पथ बना हुआ था। यह कोरोनाडो शहर से इंपीरियल बीच शहर तक जाता था। एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ खाड़ी थी। इस तरह से यह कैलिफोर्निया में समुद्र तट के सबसे खूबसूरत हिस्सों में शामिल था। एक शनिवार की सुबह मौकी सिल्वर स्ट्रैंड पर ट्रेनिंग राइड पर निकले थे। सिर नीचे करके तेजी से पैडल मारते हुए वे सामने से आती साइकिल को नहीं देख पाए। करीब 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दोनों बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के कारण दोनों बाइकें टेढ़ी मेढ़ी हो गई। दोनों सवार डामर के बने रास्ते पर गिर पड़े। धूल चाटते हुए और लुढ़कते हुए पहला सवार अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पहला सवार लुढ़का, अपने आप को धूल चटा दी और संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह जोर से गिरा जरूर था, लेकिन वैसे ठीक था। मौके मुंह के बल गिरे थे और हिलने डुलने में असमर्थ थे। कुछ ही मिनटों में पैराडोमिक्स पहुंच गए और मौके को संभालकर अस्पताल ले गए। शुरू में लगा था कि पक्षाघात अस्थायी है, लेकिन फिर कई दिन, महीने और साल बीतते गए और मौके अपने पैरों का इस्तेमाल फिर कभी नहीं कर पाए। इस हादसे से उनकी बाहों की हरकत कम हो गई थी और कमर से नीचे भी लकवा मार गया था। पिछले 35 सालों से मौके व्हीलचेयर पर है। इतने सालों में मैंने कभी भी उनके जीवन में अपने दुर्भाग्य के बारे में शिकायत करते नहीं सुना। मैंने उन्हें एक बार भी यह कहते नहीं सुना, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। एक बार फिर उन्होंने अपने ऊपर दया नहीं दिखाई होगी। असल में हादसे के बाद मौके कुशल चित्रकार बन गए थे। वे एक खूबसूरत जवान बेटी के पिता थे। उन्होंने हर साल कोरोनाडो में सुपर फ्रॉग ट्रायथलॉन का आयोजन शुरू करवाया और अपनी निगरानी में आयोजन कराते हैं। जीवन में अपनी तकदीर के लिए किसी बाहरी ताकत पर दोष देना आसान है, कोशिश करना बंद कर देना आसान है, क्योंकि आप मान लेते हैं कि आपकी तो तकदीर ही खराब है। यह सोचना तो आसान है कि आपका पालन पोषण कहाँ हुआ था, आपके माता पिता ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था, या आप किस स्कूल में गए थे, क्योंकि यह सब आपके भविष्य को तय करता है। सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। आम लोगों और महान पुरुषों और महिलाओं को इस बात से देखा जाता है कि वे जीवन की कठिनाइयों से कैसे निपटते हैं। हेलेन केलर, नेल्सन मंडेला, स्टीफन हॉकिंग, मलाला यूसुफजई और मौकी मार्टिन। कभी कभी आप कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, तभी आपको चीनी कुकी बनना पड़ जाता है। इसके लिए शिकायत करने या अपनी तकदीर को कोसने की जरूरत नहीं है। डटे रहो, आगे देखो और आगे बढ़ो। कोरोनाडो द्वीप की लहरें उथल पुथल मचा रही थी। जब हम वापस समुद्र तट की ओर बढ़े तो सफ़ेद छोटी छोटी झागदार लहरें हमारे चेहरों पर थपेरे मार रही थी। हमेशा की तरह तैराकी का मेरा साथी और मैं बाकी सील ट्रेनिंग क्लास की बराबरी करने के लिए जूझ रहे थे। सेफ्टी बोर्ड पर सवार इंस्ट्रक्टर हमारे ऊपर रफ्तार बढ़ाने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम जितना तेजी से तैरते थे, हम उतने ही पीछे पहुंच जाते थे। उस दिन मेरा तैराक साथी एनसाइन मार्क थॉमस था। मेरी तरह मार्क ने भी रिजर्व ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर के जरिए अपना कमीशन हासिल किया था। वह वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टीट्यूट का स्नातक था और कक्षा में सबसे लंबी दूरी के धावकों में शामिल था। सील ट्रेनिंग के तैराक साथी वह व्यक्ति होता है जिस पर आप भरोसा करते हैं कि वो आपकी मदद करेगा।
तैराकी साथी ही गहरे पानी में गोता लगाने पर आपके साथ शारीरिक रूप से बंधा होता है। तैराकी साथी के साथ ही आप लंबे समय तक तैरते हैं। आपका तैराकी साथी आपको पढ़ाई में मदद करता है, वह आपको प्रेरित करता है और ट्रेनिंग के दौरान वह आपका सबसे करीबी सहयोगी बन जाता है। और तैराकी साथी के रूप में यदि आप में से कोई भी किसी काम में असफल हुआ तो आप दोनों को ही इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। टीम वर्क के महत्व को मजबूत करने का यह इंस्ट्रक्टर का तरीका था। जब हम तैरना समाप्त करके समुद्र तट पर पहुंचे तो एक सील इंस्ट्रक्टर हमारा इंतजार कर रहा था। ड्रॉप डाउन, इंस्ट्रक्टर चिल्लाकर बोला। इस कमांड का मतलब पुश अप की स्थिति में आना था। पीठ सीधी, बाहें पूरी तरफ फैली हुई और सिर ऊपर। तुम दोनों अपने आप को अधिकारी कहते हो? उसके इस सवाल का उत्तर देने का कोई मतलब नहीं था। हम दोनों जानते थे कि वह बोलता ही रहेगा। सील टीमों के अधिकारी अगुवाई करते हैं। वे तैराकी में आखिरी स्थान पर नहीं रहते। वे अपनी क्लास को शर्मिंदा नहीं करते हैं। इंस्ट्रक्टर हमारे चारों ओर घूमता रहा, चक्कर लगाते हुए हमारे चेहरों पर रेत उड़ाता रहा। मुझे नहीं लगता कि तुम सज्जनों से यह हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपके पास सील अधिकारी होने के लिए जरूरी चीज है। उसने अपनी पिछली जेब से एक छोटी सी काली नोटबुक निकाली और नफरत से हमारी तरफ देखा और किताब में कुछ लिखा। तुम दोनों ने अभी अभी सर्कस की सूची बनाई है। उसने अपना सिर हिलाया। अगर तुम एक और सप्ताह जीवित रह गए तो तुम तकदीर वाले हो। सर्कस, मार्क और मुझे यह कतई पसंद नहीं था। ट्रेनिंग के अंत में हर दोपहर सर्कस आयोजित होता था। सर्कस में 1 और 2 घंटे का अतिरिक्त व्यायाम कैलिस्थेनिक्स करना होता था, जिसमें वरिष्ठ सील योद्धा बिना रुके प्रताड़ित करते थे क्योंकि वे चाहते थे कि केवल मजबूत लोग ही ट्रेनिंग में बचे रहे। अगर आप उस दिन किसी भी कार्यक्रम में मानकों, व्यायाम, बाधा कोर्स, समय में पूरी की जाने वाली दौड़ या तैराकी को पूरा करने में नाकाम रहे तो आपका नाम सूची में आ जाएगा। इंस्ट्रक्टरों की नज़र में आप नाकाम हैं। छात्र सर्कस के केवल अतिरिक्त तकलीफ के कारण नहीं डरते थे, बल्कि इसलिए भी डरते थे कि सर्कस के अगले दिन वो अतिरिक्त मेहनत से इतना ज़्यादा थक और लस्त पड़ते थे कि वो मानकों को पूरा नहीं कर पाते थे। एक के बाद सर्कस आते रहते थे। यह मौत का ऐसा जाल और सफलता का ऐसा चक्र था जिसके कारण कई छात्रों को ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी थी। बाकी छात्रों के दिन के कामों को पूरा करते ही मार्क और मैं कई अन्य लोगों के साथ कैलिस्थेनिक्स का एक और लंबे सत्र के लिए एस्फॉल्ट ग्राइंडर पर इकट्ठे हो गए। हम तैरने में सबसे पीछे रहे थे, इसलिए इंस्ट्रक्टरों ने उस दिन सर्कस को हमारे लिए ही तैयार किया था। फल्टर किक, इसमें लगातार ढेरों सारे फल्टर किक शामिल थे। फल्टर किक आपके पेट और जांघों को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए थे ताकि आप लंबे खुले समुद्र में तैरते हुए अपना रास्ता बना सके। वे हम लोगों को थकाने के लिए भी डिजाइन किए गए थे। फल्टर किक एक्सरसाइज में पीठ के बल लेटना होता है और पैर सीधे अपने सामने रखने होते हैं और हाथ सिर के पीछे रखते हैं। जैसे ही इंस्ट्रक्टर गिनती शुरू करता है, पैर किक मारने की शैली में लगातार ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। एक्सरसाइज के समय घुटने मोड़ने की कतई अनुमति नहीं थी। घुटने मोड़ना गोताखोरों के बीच कमजोरी मानी जाती थी। सर्कस सजा देने के लिए था। सैकड़ों फ्लटर किकों के साथ साथ पुशअप, पुलअप, सिटअप और हॉट 8 बॉडी बिल्डर। सूरज ढलने तक यह हालत होती थी कि मार्क और मैं चल भी मुश्किल से पाते थे। असफलता की कीमत चुकानी पड़ती थी। अगले दिन और अधिक व्यायाम, एक और दौड़, एक और बाधा दौड़, एक और तैराकी और बदकिस्मती से एक और सर्कस। अधिक सिटअप, अधिक पुशअप और बहुत सारी फल्टर किक। हालांकि सर्कस के जारी रहने पर एक मजेदार बात हुई। हमारी तैराकी बेहतर हो गई और मार्क तथा मैं समूह में ऊपर जाने लगे। नाकामी की सजा के रूप में शुरू हुआ सर्कस हमें पानी में मजबूत, तेज और अधिक आत्मविश्वासी बना रहा था। जहाँ कभी कभार होने वाली असफलता, उसे मिलने वाली तकलीफ के कारण अन्य छात्र हिम्मत हार गए थे, वहीं मार्क और मैं सर्कस से हार ना मानने के लिए डटे थे। जब ट्रेनिंग समाप्त होने वाली थी तो सैन क्लेमेंट द्वीप के तट से 5 मील दूर तक एक आखिरी खुली तैराकी, समुद्र तैराकी होनी थी। सील ट्रेनिंग से स्नातक करने के लिए इसे निर्धारित समय में पूरा करना जरूरी होता था। घाट से समुद्र में कूदते ही पानी बहुत ठंडा था। तैरने वाले 15 जोड़े पानी में घुसे और छोटी खाड़ी से प्रायद्वीप के चारों ओर और समुद्री घास की राख की परतों के ऊपर से लंबी यात्रा पर चल दिए। तकरीबन 2 घंटे के बाद तैरने वाले युगल इतने ज्यादा फैल चुके थे, यह बता पाना मुश्किल था कि झुंड में आप कहाँ हैं। 4 घंटे की तैराकी के बाद लस्त-पस्त, थकी और तकरीबन हाइपोथर्मिया हालत में मार्क थॉमस और मैंने समुद्र तट पार किया था। लहरों के किनारे खड़ा इंस्ट्रक्टर हमारा ही इंतजार कर रहा था। ड्रॉप डाउन, वह चिल्लाया। मेरे हाथ पैर इतने ज्यादा ठंडे हो चुके थे कि मुझे अपनी उंगलियां और पैरों में रेत का एहसास तक नहीं हो रहा था।
अपने सिर को ऊपर ताने हुए मैं बस अपने और मार्ग की ओर चलते आ रहे इंस्ट्रक्टर के बूट ही देख पा रहा था। तुम दोनों ऑफिसरों ने एक बार फिर अपनी क्लास की नाक कटवा दी। मुझे बूटों का एक और जोड़ा दिखा और उसके बाद एक और। कई इंस्ट्रक्टर हमें घेर कर खड़े थे। तुम लोगों ने अपनी टीम के साथियों का सिर झुका दिया। वह रुककर बोला, अपने टीम को संभालो जेंटलमैन। जब मार्क और मैं जब अपने पैरों पर खड़े हुए तो हमने समुद्र तट के चारों ओर देखा और अचानक हमने पाया कि हमारी जोड़ी ने तैराकी सबसे पहले पूरी की थी। तुमने सचमुच उन्हें शर्मिंदा कर दिया, इंस्ट्रक्टर मुस्कुराते हुए बोला। दूसरी कोई जोड़ी नजर तक नहीं आ रही है। मार्ग और मैं समुद्र की तरफ देखने के लिए मुड़े तो हमने पाया कि सचमुच वहां कोई नहीं था। बहुत अच्छे जेंटलमैन, ऐसा लगता है कि उस अतिरिक्त दर्द और तकलीफ की वसूली हो चुकी है। इंस्ट्रक्टर रुका, फिर उसने आगे बढ़कर हमसे हाथ मिलाया और बोला, जब तुम टीम में शामिल होगे तो मुझे तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। हमने यह कर दिखाया था। लंबी तैराकी हमारी ट्रेनिंग का आखिरी कठिन कार्यक्रम था। कई दिनों बाद मार्क और मुझे स्नातक की उपलब्धि भी मिल गई। मार्क ने सील टीमों में विशिष्ट करियर बनाया और हम आज तक करीबी दोस्त बने हुए हैं। जीवन में आपको बहुत सारे सर्कसों का सामना करना पड़ेगा। आप अपनी असफलताओं की कीमत चुकाएंगे, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं, अगर आप उन असफलताओं से सीखते हैं और मजबूत होते हैं तो आप जीवन के सबसे कठिन क्षणों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जुलाई 1983 ऐसे ही कठिन क्षणों में से एक था। जब मैं कमांडिंग ऑफिसर के सामने खड़ा था तब मुझे लग रहा था कि नेवी सील के रूप में मेरा करियर खत्म हो गया है। हाल ही में मुझे अपनी सील स्क्वाड्रन से मुक्त किया गया था। अपने स्क्वाड्रन को संगठित, प्रशिक्षित और मिशन संचालित करने के तरीके को बदलने की कोशिश करने के लिए मुझे निकाल दिया गया था। संगठन में कुछ शानदार अधिकारी और भर्ती हुए लोग थे। कुछ सर्वाधिक पेशेवर योद्धा भी थे जिनके आसपास मैं कभी रह चुका था। हालांकि ज्यादातर संस्कृति तब भी वियतनामी युग में निहित थी और मुझे लगा था कि यह बदलाव का समय है। यह तो मुझे बाद में पता चला था कि बदलाव कभी भी आसान नहीं होता, खास तौर पर प्रभारी के लिए। भले ही मुझे निकाल दिया गया था, लेकिन सौभाग्य से मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे दूसरी सील टीम में स्थानांतरित होने की अनुमति दी थी। वैसे सील अधिकारी के रूप में मेरी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा था। जहां भी मैं गया वहां अन्य अधिकारियों और सूचीबद्ध लोगों को पता होता था कि मैं नाकाम हो चुका था और हर दिन फुसफुसाहट और दबे छिपे इशारे होते थे कि शायद मैं सील होने का काम करने लायक नहीं था। मेरे करियर में उस समय मेरे पास दो रास्ते थे। यह सब छोड़ दूं और नागरिक जीवन की ओर बढ़ जाऊं, जो मेरी हालिया ऑफिसर फिटनेस रिपोर्ट को देखते हुए एक तर्कसंगत विकल्प था, या फिर तूफान का सामना करूं और दूसरों को और खुद को साबित कर दिखाऊं कि मैं एक अच्छा सील अधिकारी हूं। मैंने यही दूसरा विकल्प चुना। निकाले जाने के तुरंत बाद मुझे दूसरा मौका दिया गया और मुझे सील पलटन के प्रभारी अधिकारी के रूप में अन्य देशों में तैनाती का अवसर मिला। उस विदेशी तैनाती में ज्यादातर समय हम दूर दराज के स्थानों पर रहे, अलग थलग और अपने दम पर रहे। मुझे यह दिखाने का मौका मिला कि मैं अब भी नेतृत्व कर सकता हूँ और इसका मैंने फायदा उठाया। जब आप 12 सीलों के साथ पास के क्वार्टर में रहते हैं तो आपके पास छिपने की कोई जगह नहीं होती। अगर आप सुबह के व्यायाम में 100% दम लगा रहे हैं तो लोगों को पता चल ही जाता है। जब आप हवाई जहाज से बाहर कूदने के लिए पहली पंक्ति में होते हैं और चावल लेने के लिए अंतिम पंक्ति में, तो लोगों को यह दिख जाता है। लोग आपको अपना हथियार साफ करते हुए, अपने रेडियो की जांच करते हुए, खुफिया जानकारी पढ़ते हुए और अपना मिशन ब्रीफ तैयार करते हुए देखते हैं। जब आप कल की ट्रेनिंग के लिए सारी रात तैयारी करते हैं तो उन्हें यह सब पता होता है। विदेशी तैनाती के एक के बाद एक कई हफ्तों, कई महीनों तक मैंने अपनी पिछली असफलता को ज्यादा काम करने, ज्यादा प्रयास करने और प्लाटून में सभी से बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। मैं कभी कभी सर्वश्रेष्ठ होने से चूक भी जाता था, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने से कभी पीछे नहीं हटा। समय के साथ साथ मैंने अपने लोगों के बीच सम्मान वापस पा लिया। कई साल बाद मुझे अपनी खुद की सील टीम की कमान संभालने के लिए चुना गया। आखिरकार मैंने वेस्ट कोस्ट पर सभी सीलों की कमान भी संभाली। 2003 तक मैं इराक और अफगानिस्तान में युद्ध में रहा। अब जबकि मैं 1 स्टार एडमिरल के रूप में युद्ध क्षेत्र में सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था, तो मेरे लिए लिए गए हर निर्णय के अपने नतीजे थे। अगले कई सालों में मैं अक्सर लड़खड़ाया, लेकिन हर असफलता के बदले, हर गलती के बदले मुझे सैकड़ों असफलताएं मिली। बंधक छुड़ाए, आत्मघाती हमलावरों को रोका, समुद्री लुटेरे पकड़े, आतंकवादियों को मार गिराया और अनगिनत लोगों की जान बचाई। मुझे महसूस हुआ कि पिछली असफलताओं ने मुझे मजबूत किया था। मुझे सिखाया कि कोई भी गलतियों से बच नहीं सकता है। सच्चे लीडर अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए।
सबक का इस्तेमाल खुद को प्रेरित करने के लिए करना चाहिए और फिर से प्रयास करने या अगला कठिन निर्णय लेने से कभी डरना नहीं चाहिए। आप सर्कस से नहीं बच सकते, कभी न कभी हम सब लिस्ट में शामिल होते हैं। सर्कस से डरिए मत। 30 फुट मीनार के किनारे पर खड़े होकर मैंने मोटी नायलॉन की रस्सी थाम ली। रस्सी का एक सिरा टावर से जुड़ा हुआ था और दूसरा सिरा जमीन पर 100 फुट दूर एक खंबे से जुड़ा हुआ था। मैं सील के बाधा मार्ग से आधा दूरी पर था और मेरी रफ्तार रिकॉर्ड तेजी पर थी। अपने पैरों को रेखा के शीर्ष पर झुलाते हुए और प्रिय जिंदगी को बचाते हुए मैंने प्लेटफॉर्म से अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। मेरा शरीर रस्सी के नीचे लटका हुआ था और किसी इल्ली जैसे रफ्तार के साथ मैंने धीरे धीरे दूसरे छोर के लिए एक एक पैर से अपना रास्ता बनाया। सिरे पर पहुंचकर मैंने लाइन पर अपनी पकड़ छोड़ दी और नरम रेत में गिर पड़ा और फिर अगली बाधा की ओर भागने लगा। मेरी कक्षा के अन्य छात्र चिल्ला चिल्लाकर उत्साह बढ़ा रहे थे, लेकिन मुझे सील इंस्ट्रक्टर की हर मिनट पुकार सुनाई दे रही थी। मैंने स्लाइड फॉर लाइफ पर बहुत समय लगा दिया था। लंबी रस्सी पर चलने की मेरी पॉसम स्टाइल तकनीक काफ़ी धीमी थी, लेकिन किसी भी तरह मैं खुद को रस्सी के सिरे से नीचे नहीं ला सका था। कमांडो स्टाइल नाम के तरीके का इस्तेमाल करते हुए सिर के बल टावर की तरफ काफ़ी तेजी से जाया जा सकता था, लेकिन यह तरीका काफ़ी खतरनाक भी था। नीचे लटकने की तुलना में रस्सी के शीर्ष पर आप काफ़ी अस्थिर होते थे और अगर कहीं आप गिरकर घायल हो गए तो आप कक्षा से बाहर किए जा सकते थे। मैंने काफ़ी निराशाजनक समय में फिनिश लाइन पार की। जब मैं सांस थामने की कोशिश करते हुए दोहरा हुआ तो मैंने देखा कि अच्छी तरह पॉलिश किए गए जूते पहने और भारी भूरी हरी वर्दी पहने वियतनाम युद्ध का एक भूरे रंग का वरिष्ठ सैनिक मेरे ऊपर झुका हुआ था। तुम कब सीखोगे मिस्टर मैक? हिकारत भरे स्वर में वह यह कहने से नहीं चुका। जब तक तुम जोखिम उठाना शुरू नहीं करोगे तब तक हर बार तुम बाधा कोर्स में हारते ही रहोगे। एक सप्ताह बाद मैं अपने डर को किनारे करके रस्सी के शीर्ष पर चढ़ा और सिर के बल स्लाइड फॉर लाइफ की तरफ बढ़ गया। जब मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके फिनिश लाइन को पार किया तो मैंने देखा कि वरिष्ठ वियतनामी सील योद्धा ने अपनी मंजूरी दे दी है। अपनी चिंताओं पर काबू करने और काम पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने का यह आसान सबक था। आने वाले सालों में यह सबक मेरे काम आने वाला था। यह 2004 में इराक की बात थी। रेडियो के दूसरे तरफ से आने वाली आवाज़ शांत थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसमें तत्कालिकता का अभाव था। हम जिन 3 बंधकों की तलाश कर रहे थे उनकी जगह का पता लग चुका था। बगदाद के उपनगर में दीवारों से घिरे एक परिसर में अलकायदा के आतंकवादी उन्हें बंधक बनाए हुए थे। दुर्भाग्य से इंटेलिजेंस ने संकेत दिया था कि आतंकवादी अब उन्हें लेकर कहीं और जाने वाले थे और हमें तत्परता से काम करने की जरूरत थी। बचाव मिशन के प्रभारी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल ने मुझे बताया कि उन्हें दिन के उजाले में खतरनाक छापेमारी करनी होगी और ज्यादा बुरी बात यह थी कि सफल होने का एकमात्र रास्ता 3 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों के जरिए हमलावर दस्तों को बीच परिसर में उतारने का ही था। हमने कुछ अन्य सामरिक उपायों पर भी चर्चा की, लेकिन यह जाहिर था कि कर्नल की ही बात सही है। बचाव मिशन हमेशा रात में चलाने को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि तब आपके पास आश्चर्य में डालने का फायदा होता है, लेकिन यहाँ तो बहुत कम समय का ही मौका था और अगर हम तुरंत कार्रवाई नहीं करते तो बंधकों को कहीं और ले जाया जा सकता था और संभवतः उन्हें मार भी दिया जा सकता था। मैंने मिशन को मंजूरी दे दी और कुछ ही मिनटों के अंदर बचाव दल 3 ब्लैक हेलीकॉप्टरों पर सवार हो गए और परिसर की ओर चल पड़े। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों से ऊपर एक और हेलीकॉप्टर मेरे मुख्यालय को वीडियो निगरानी उपलब्ध करा रहा था। मैं चुपचाप देख रहा था कि तीनों हेलीकॉप्टर किस तरह से अपने को छिपाते हुए जमीन से कुछ ही फुट ऊपर रेगिस्तान पर उड़ रहे थे। खुले परिसर के अंदर मुझे ऑटोमेटिक हथियार से लैस एक आदमी दिखा जो इमारत के अंदर बाहर आ जा रहा था और लग रहा था कि वे वहां से जाने की तैयारी में है। हेलीकॉप्टर 5 मिनट में वहां पहुंचने वाले थे और बचाव दलों की अंतिम तैयारियों के बीच मैं बस अपने मुख्यालय में मिल रहे आंतरिक संचार को सुन पा रहा था। मेरी निगरानी में ना तो यह पहला बंधक बचाव अभियान हो रहा था और न आखिरी, लेकिन यह परिसर के अंदर हेलीकॉप्टर उतरकर दुश्मन को आश्चर्य में डालने के हिसाब से स्पष्ट था कि यह अभियान सबसे साहसिक जरूर है। सेना की विमानन इकाई के पायलट दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तो थे, लेकिन तब भी अभियान में बहुत ज्यादा खतरा था। 60 फुट से ज्यादा लंबे ब्लेड वाले 3 हेलीकॉप्टर जिस जमीन पर उतरने वाले थे वह कुछ ही इंच की दूरी पर थी। कठिनाई का स्तर परिसर के चारों ओर बनी ईंटों की 8 फुट की दीवार से भी बह रहा था, जिस वजह से पायलट अपने पहुंचने के कोण को नाटकीय तरीके से बदलने पर मजबूर हो रहे थे। यह लैंडिंग काफी मुश्किल होने जा रही थी और कार्रवाई करने के लिए तैयार हो रहे बचाव दल के संदेश मैं रेडियो पर सुन पा रहा था।
ऊपरी निगरानी से मैं हेलीकॉप्टरों को मंजिल तक पहुंचते देख पा रहा था। पहले विमान ने सपाट और समतल उड़ान भरी और दीवार से ऊपर उड़कर वह छोटे से परिसर में उतर गया। तुरंत ही बचाव दल ब्लैक हॉक से निकले और इमारत में घुसने लगे। दूसरा हेलीकॉप्टर पहले से कुछ ही फुट पीछे चल रहा था और वह भी उसके कुछ ही फीट दूरी पर उतर गया। हेलीकॉप्टरों के उतरने से उठा धूल का धुएं के बादल ने लैंडिंग एरिया को घेर लिया था। जब तीसरा हेलीकॉप्टर परिसर में पहुंचा तो धुएं के भारी गुब्बार ने पायलट को एक तरह से अंधा ही कर दिया था। तीसरे हेलीकॉप्टर के आगे का हिस्सा दीवार से टकराते टकराते बाल बाल बचा, लेकिन पीछे का पहिया 8 फुट ऊंचा बैरिकेड से टकरा गया और हर तरफ ईंटें फैलने लगी। बचने के लिए कोई जगह नहीं पाकर पायलट ने हेलीकॉप्टर से धम से नीचे ही उतार दिया, लेकिन अंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ ही मिनट बाद मुझे संदेश मिला कि बंधक सुरक्षित है। 30 मिनट के अंदर बचाव दल और रिहा कराए गए लोग सुरक्षित वापस चल पड़े थे। दांव जीता जा चुका था। अगले दशक के दौरान मुझे यह एहसास हो गया कि खतरा मोल लेना हमारे विशेष अभियान बलों की खासियत है। सफल होने के लिए वे हमेशा अपनी और अपनी मशीनों की क्षमता बढ़ाते रहते थे। कई मायनों में यह बात उन्हें बारीकियों से अलग करती है। हालांकि बाहरी लोग जैसा देखते थे उसके विपरीत खतरों का अक्सर हिसाब किया जाता था, उन पर विचार किया जाता था और उनकी अच्छी तरह से योजना बनाई जाती थी। यहाँ तक कि अगर यह तत्क्षण भी होता तब भी ऑपरेटरों को अपनी सीमाओं की जानकारी होती थी, लेकिन साथ ही खुद पर भरोसा भी होता था कि वे प्रयास कर सकते हैं। अपने पूरी करियर में मैंने हमेशा ASA के नाम से मशहूर ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस का बेहद सम्मान किया। SAS का आदर्श वाक्य था हु डेयर्स विंस, यानी कि हिम्मत करने वाला ही जीतता है। इस आदर्श वाक्य की इतनी व्यापक सराहना होती थी कि बिन लादेन की छापेमारी से कुछ क्षण पहले मेरे कमांड सार्जेंट मेजर क्रिस फेरिस ने मिशन की तैयारी कर रहे सील सैनिकों के सामने इसे दोहराया था। मेरे लिए यह आदर्श वाक्य ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के यूनिट के तौर पर काम करने के तरीके से कुछ ज्यादा ही था। यह बताता था कि हमें अपनी जिंदगी को किस तरह से लेना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है और असफलता की संभावना हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन जो असफलता या कठिनाई या शर्मिंदगी के भय में रहते हैं वो कभी अपनी क्षमता हासिल नहीं कर पाते हैं। अपनी सीमा बढ़ाए बिना, मौका पड़ने पर रस्सी के सिर के बल नीचे उतरे बिना, बेहद साहस से काम लिए बिना आपको कभी यह पता नहीं चल सकता है कि आपके जीवन में सचमुच क्या क्या संभव है। जब हमने 4 मील की रात्रि तैराकी शुरू की तो हमें सेंट क्लेमेंट द्वीप का पानी काफी चंचल और ठंडा लगा। एनसाइन मार्क थॉमस मेरे साइड स्ट्रोक का एक के बाद एक मिलान कर रहे थे। हमारे पास बस एक ढीला ढाला गीला सूट टॉप, एक मास्क और एक जोड़ी फिन थे और हम उस धारा के विपरीत पूरा जोर लगाकर तैरते जा रहे थे जो छोटे प्रायद्वीप के चारों तरफ दक्षिण की तरफ बह रही थी। हम खुले समुद्र में अपना रास्ता बना चुके थे और जिस नौसैनिक अड्डे से हमने शुरुआत की थी उसकी रोशनी अब फीकी दिखाई पड़ने लगी थी। 1 घंटे में हम समुद्र तट से लगभग 1 मील दूर पहुंच चुके थे और पानी में बिल्कुल अकेले लग रहे थे। हमारे आसपास जो भी तैराक थे वे अंधेरे में घिरे हुए थे। मैं मार्क के मास्क में लगे शीशे से उसकी आंखों को देख पा रहा था। उसके हाव भाव मेरे जैसे ही लग रहे थे। हम दोनों जानते थे कि सेंट क्लीमेंट का पानी शार्कों से भरा हुआ है और शार्क भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि विशाल सफेद शार्क जो समुद्र में सबसे बड़ी और सबसे आक्रामक आदमखोर होती है। हमारा तैरना शुरू करने से पहले सील इंस्ट्रक्टरों ने हमें उन सभी संभावित खतरों के बारे में जानकारी दे दी थी जिनका हमें उस रात सामना करना पड़ सकता था। उसमें तेंदुआ शार्क, माको शार्क, हैमरहेड शार्क, थ्रेशर शार्क शामिल थी, लेकिन हमें सबसे ज्यादा डर था विशाल सफेद शार्कों से। रात के समय समुद्र के बीच में अकेले रहने में कुछ घबराहट थी क्योंकि हमें पता था कि सतह के नीचे एक प्रागैतिहासिक प्राणी दुबका हुआ है जो हमारे 2 टुकड़े कर देने का इंतजार कर रहा है। हालांकि हम दोनों सील होने के लिए इतने बेताब थे कि उस रात पानी में हमें कोई भी रू नहीं रोक सकता था। अगर हमें शार्क से लड़ना होता तो हम दोनों इसके लिए भी तैयार थे। हमारे उस लक्ष्य ने हमें साहस दिया जिसे हम सम्माननीय और महान मानते थे, और साहस एक असाधारण गुण है। आपके रास्ते में कुछ भी और कोई नहीं टिक सकता। अगर यह नहीं है तो दूसरे ही आपके आगे के रास्ते को तय करेंगे। इसके बिना तो आप जीवन के प्रलोभनों की दया पर है। साहस नहीं हो तो अत्याचारी और निरंकुश ही राज करेंगे। साहस के बिना कोई भी महान समाज फल फूल नहीं सकता। साहस नहीं हो तो दुनिया के दबंग सामने उठ खड़े होते हैं। इससे आप कोई भी लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। इससे आप बुराई को मिटा और हरा सकते हैं। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सदाम हुसैन केवल नारंगी जंगसूट में सेना की एक पुरानी खाट पर बैठे थे। 24 घंटे पहले उन्हें अमेरिकी सेना ने पकड़ा था और अब वे अमेरिका के कैदी थे।
जब मैंने नई इराकी सरकार के नेताओं को आने देने के लिए कमरे का दरवाजा खोला तो सद्दाम बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उनके व्यवहार में पश्चाताप या समर्पण का कोई निशान नहीं दिख रहा था। तुरंत ही 4 इराकी नेता सद्दाम पर चिल्लाने लगे, लेकिन वे थे कुछ सुरक्षित दूरी पर ही। तिरस्कार की दृष्टि से सद्दाम ने उनकी तरफ एक जहरीली मुस्कान के साथ देखा और उन्हें बैठने का इशारा किया। पूर्व तानाशाह से अब भी डरते हुए उन सभी ने एक एक फोल्डिंग चेयर पकड़ी और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। उनका चिल्लाना और उंगली दिखाना जारी था, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा था और पूर्व तानाशाह सद्दाम ने बोलना शुरू कर दिया था। सद्दाम हुसैन के नेतृत्व वाली बाथ पार्टी हजारों शिया इराकियों और कई हजार कुर्दों की मौत के लिए जिम्मेदार थी। सद्दाम ने खुद ऐसे कई जनरलों को मौत के घाट उतार दिया था जिनके बारे में उन्हें लगता था कि वे निष्ठाहीन है। हालांकि मैं आश्वस्त था कि सद्दाम अब कमरे में मौजूद बाकी लोगों के लिए खतरा नहीं रह गए हैं, लेकिन इराकी नेता इतने निश्चिंत नहीं थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बगदाद के कई कसाई कहे जाने वाले इस आदमी ने दशकों तक पूरे देश को आतंकित कर रखा था। उनकी विचारधारा ने सबसे खराब किस्म के अनुयायियों को आकर्षित किया था। उनके कातिल गुंडों ने बेगुनाहों के साथ क्रूरता की थी और हजारों लोगों को देश से भागने पर मजबूर कर दिया था। अत्याचारिक शासक को चुनौती देने का साहस इराक में किसी के पास नहीं था। मेरे मन में कोई संदेह नहीं था कि ये नए नेता अभी इस बात से डरे हुए हैं कि सद्दाम सलाखों के पीछे रहते हुए भी पता नहीं क्या कर डाले। अगर इस मुलाकात का मकसद सद्दाम को यह बताना था कि वे अब सत्ता में नहीं है, तो यह मकसद तो नाकाम हो गया था। उन सचित पलों में सद्दाम नए शासन नेतृत्व को डराने में कामयाब हो रहे थे। वे पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरे लग रहे थे। जब इराकी नेता चले गए तो मैंने अपने सुरक्षा कर्मियों को उस पूर्व राष्ट्रपति को एक छोटे से कमरे में अलग थलग कर देने का निर्देश दिया। किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा और कमरे के पहरेदारों को सद्दाम के साथ बात करने नहीं का आदेश दिया गया। अगले महीने तक मैंने हर दिन उस छोटे से कमरे में जाता रहा और हर दिन सद्दाम मेरे अभिवादन करने के लिए उठते थे और हर दिन बिना कुछ बोले मैं उसे अपनी खाट पर वापस जाने का इशारा करता था। मेरा संदेश स्पष्ट था, वे अब खास नहीं रह गए थे। वे अब अपने आसपास के लोगों को डरा नहीं सकते थे। वे अब अपनी प्रजा में डर पैदा नहीं कर सकते थे। उनके पास चमचमाता महल नहीं रह गया था। दासियां, नौकर और जनरल नहीं रह गए थे। सत्ता जा चुकी थी। उनके शासन की पहचान बन चुका अहंकार और अत्याचार खत्म हो चुका था। साहसी युवा अमेरिकी सैनिक उनके अत्याचार के सामने खड़े हो चुके थे और अब वे किसी के लिए खतरा नहीं रह गए थे। 30 दिन बाद मैंने सद्दाम हुसैन को सही सैन्य पुलिस इकाई में ट्रांसफर कर दिया और 1 साल बाद इराकियों ने उन्हें राष्ट्र के खिलाफ अपराधों के लिए फांसी दे दी। दबंग सभी एक जैसे होते हैं, चाहे वे स्कूल के परिसर में हो, कार्यस्थल पर हो या आतंक के जरिए किसी देश पर शासन कर रहे हो। वे डराने धमकाने के बल पर ही फलते फूलते हैं। दबंग लोग डरपोक और कमजोर दिलों वाले से अपनी ताकत हासिल करते हैं। वे शार्क की तरह होते हैं जो पानी में डर महसूस करती है। वे यह देखने के लिए चक्कर लगाती हैं कि क्या उनका शिकार जूझ रहा है। वे यह पड़ताल करती है कि उनका शिकार कमजोर है या नहीं। अगर आप अपने लिए खड़े होने का साहस नहीं पाते हैं तो वे हमला कर देंगी। जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए, रात की तैराकी पूरा करने के लिए आपको बहुत हिम्मतवार पुरुष और महिला बनना होगा। ऐसा साहस हम सबके अंदर होता है। गहरा खोदने पर आप इसे बहुतायत में पाएंगे। मैं रेतीली जमीन के छोटे से टुकड़े पर खड़ा था और खाड़ी के पार युद्धपोतों की कतारें देख रहा था जो 32वें स्ट्रीट नेवल बेस पर बंधे हुए थे। जहाजों और हमारे स्टार्टिंग पॉइंट के बीच सैन डिएगो खाड़ी में एक छोटा जहाज लंगर डाले था जो उस शाम का लक्ष्य था। हमारी ट्रेनिंग क्लास ने पिछले कई महीनों में बुनियादी स्कूबा डाइविंग और अधिक उन्नत बल मुक्त इमर्सन क्लोज सर्किट डाइविंग सीखे थे। उस रात बेसिक सील ट्रेनिंग का तकनीकी रूप से सबसे कठिन हिस्सा डाइव चरण का चरम था। हमारी मकसद खाड़ी के स्टार्टिंग पॉइंट से लंगर वाले जहाज तक 2000 मीटर पानी के अंदर तैरना था। एक बार जहाज के नीचे हमें अपनी प्रैक्टिस लिपेंट माइन को जहाज के पैंदे पर रखना था और फिर बिना सुराग दिए समुद्र तट पर वापस लौटना था। इमर्सन डाइविंग उपकरण को हिकारत से डेथ रिग कहा जाता था। यह कभी कभी होने वाली खराबी के लिए भी जाना जाता था और सील में प्रचलित लोक कथाओं के मुताबिक इमर्सन का इस्तेमाल करते हुए कई प्रशिक्षुओं की मौत हो चुकी है। रात में सैन डिएगो खाड़ी में दृश्यता इतनी खराब थी कि चेहरे के सामने अपना हाथ तक नहीं दिख रहा था। हमारे पास पानी के नीचे के कंपास पर उजाला करने के लिए छोटी सी हरी रासायनिक लाइट थी। कोहरे ने और ज्यादा हालत बिगाड़ दी थी। खाड़ी पर धुंध छाई हुई थी जिसे हमारे लक्ष्य पर शुरुआती कंपास देख पाना मुश्किल हो गया था। यदि हम लक्ष्य से चूक जाते तो खुद को शिपिंग चैनल में पाते।
जो किसी नौसेना विध्वंसक को बंदरगाह में खींचे जाते समय बहुत बुरी तरह होता है। रात में गोता लगाने की तैयारी कर रहे गोताखोरों के 25 जोरों के सामने सील इंस्ट्रक्टर आगे पीछे हो रहे थे। इंस्ट्रक्टर भी उतने ही घबराए हुए लग रहे थे जितने हम थे। वे जानते थे कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसी का चोटिल होने या मरने की आशंका काफी ज्यादा है। कार्यक्रम के प्रभारी चीफ पेटी ऑफिसर ने सभी गोताखोरों को छोटे से घेरे में बुलाया और बोलने लगे, जेंटलमैन, आज रात हमें पता चलेगा कि तुम में से कौन से नाविक सचमुच गोताखोर बनना चाहते हैं। अपनी बात में असर डालने के लिए वह थोड़ा सा रुका। वहाँ ठंड और अंधेरा है। जहाज के नीचे अंधेरा और ज्यादा हो जाएगा। इतना अंधेरा हो सकता है कि आप भटक सकते हैं। इतना अंधेरा हो सकता है कि अगर आप अपने तैराक साथी से अलग हो जाएं तो वह आपको ढूंढ नहीं पाएगा। कोहरा अब हमारे चारों ओर से घिर रहा था और धुंध उस जमीन के टुकड़े पर भी छा चुकी थी जिस पर हम खड़े थे। आज रात तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तुम्हें अपने डर, अपनी शंका और अपनी थकान से ऊपर उठना होगा। अंधेरा चाहे कितना भी हो, तुम्हें मिशन पूरा करना ही होगा। यही खासियत तुम्हें बाकी लोगों से अलग करती है। ये वही शब्द थे जो आगे 30 सालों तक मेरे साथ किसी न किसी तरह से बने रहे। जब मैंने अफगानिस्तान में बगराम एयर बेस पर कोहरे को हवाई क्षेत्र में घिरते हुए देखा तो मेरे सामने एक और मुश्किल घड़ी आती जा रही थी। एक भारी सी C-17 विमान को डामर की सड़क पर खड़ा किया गया था। इसका रैंप नीचे कर दिया गया था जो वीरगति प्राप्त योद्धा के अवशेषों को लेने के लिए खड़ा था। यह रैंप सेरेमनी थी। यह इराक और अफगानिस्तान में युद्धों के सबसे गंभीर और अभी तक निर्विवाद रूप से प्रेरक पहलुओं में शामिल थी। यह अमेरिका का सबसे अच्छा रूप था। हर पुरुष और हर महिला के साथ अविश्वसनीय गरिमा और सम्मान का व्यवहार किया जाता था, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे उसके अंतिम क्षण कितने भी बहादुरी के क्यों न हो। यह उनके बलिदान का सम्मान करने का हमारे देश का तरीका था। यह हमारी अंतिम सलामी थी, हमारा अंतिम धन्यवाद होता था और उन्हें उनके घर भेजने के समय की जाने वाली प्रार्थना होती थी। सैनिकों की 2 समानांतर रेखाएं रैंप से बाहर निकली हुई थी। परेड रेस्ट पर उन्हें सलामी गारद बनाया गया था। हवाई जहाज के दाईं तरफ एक छोटा सा 3 पीस बैंड था जो धीमे स्वर में अमेजिंग ग्रेस की धुन बजा रहा था। मेरे समेत कुछ अन्य लोग बाईं ओर इकट्ठे हुए थे और सारे हैंगर रो में सैकड़ों अन्य सैनिक, नाविक, वायु सैनिक, नौ सैनिक, नागरिक और हमारे सहयोगी खड़े थे। ये सभी अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। अवशेषों को ले जाने वाला हमवी सामरिक वाहन ठीक समय पर आ गया। दिवंगत बहादुरों की यूनिट के 6 लोगों ने ताबूत उठाया। झंडे में लिपटे ताबूत को उतारते हुए उन्होंने धीरे धीरे सलामी गारद के लिए जरिए रैंप और विमान पर मार्च किया। उन्होंने ताबूत को कार्गो बे के बीच में रखा, सावधानी से मोड़ा, सावधान की मुद्रा में आए और उसे सलामी दी। ताबूत के शिखर पर पादरी ने अपना सिर झुकाया और आइजाया 6:8 अनुपात का पाठ किया। और मैंने यहोवा का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा। और मैंने कह दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजिए। टेप्स के बजते ही सैनिकों के चेहरे पर आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने पीड़ा को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। ताबूत उठाने वालों के जाते ही बाहर पंक्तिबद्ध खड़े सैनिक एक एक करके आए और सलामी देते हुए ताबूत के पास घुटनों के बल टिककर आखिरी विदाई देने लगे। C-17 उस सुबह देर से उड़ा। रास्ते में उसने ईंधन भरा और डोवर वायुसेना अड्डे पहुंचा। वहां मृत सैनिक के परिजनों के साथ एक बार और सलामी गारद ताबूत को दिया गया और ताबूत घर ले जाया गया। आप जिसे प्यार करते हैं उसे खोने से बुरा पल जीवन में कोई और नहीं होता है। और फिर भी मैंने बार बार देखा कि परिवारों के रूप में, सेना की यूनिटों के रूप में, नगरों के रूप में, शहरों के रूप में और राष्ट्र के रूप में उस दुखद घड़ी में हम किस तरह से एक होकर सबसे मजबूत बने रहे। जब इराक में सेना के एक अनुभवी स्पेशल ऑपरेटर को मार दिया गया तो उसका जुड़वा भाई तनकर खड़ा हो गया। उसने सैनिक के दोस्तों को सांत्वना दी, परिवार को संभाला और यह सुनिश्चित किया कि उसके खोए हुए भाई को जरूरत के इस समय उसकी शक्ति पर गर्व हो। जब एक मृत रेंजर को जॉर्जिया में स्वाना के उसके बेस पर वापस लाया गया तो उसकी पूरी यूनिट ने अपनी शानदार वर्दी पहनकर चर्च से रिवर स्ट्रीट पर रेंजर के पसंदीदा बार तक मार्च किया था। पूरे रास्ते में सवाना नगर के लोग बाहर निकलकर खड़े थे। फायर फाइटर, पुलिस अधिकारी, पूर्व सैनिक, जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिक अफगानिस्तान में वीरगति को प्राप्त हुए उस युवा सैनिक को सलामी देने के लिए मौजूद थे। जब एक CV-22 विमान अफगानिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें पायलट और चालक दल के कई सदस्य मारे गए थे, तब उस यूनिट के वायु सैनिकों ने एक साथ आकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और अगले दिन उड़ान से वापस चले गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका दिवंगत साथी चाहता था कि वे आसमान में अपना मिशन जारी रखे।
जब एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 25 विशेष ऑपरेटरों और 6 नेशनल गार्ड सैनिकों की जान चली गई तो पूरे देश ने शोक मनाया था, लेकिन साथ ही शहीद हुए योद्धाओं के साहस, देशभक्ति और वीरता पर भी गर्व किया था। किसी न किसी समय हम सभी को जीवन में किसी ऐसे अंधेरे पल का सामना करना पड़ेगा। किसी प्रियजन की मौत नहीं तो कुछ और ऐसा है जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा और आपको अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। उस कठिन पल में आप अपने अंदर की गहराई तक पहुंचिए और अपने सर्वश्रेष्ठ के रूप में सामने आइए। रात में समुद्र से आ रही हवा 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा था और निचले बादलों की शाम की परत ने सितारों को ढक लिया था। मैं सीने तक कीचड़ में धंसा बैठा था और मेरे ऊपर सिर से पैर तक मैल की परत चढ़ी हुई थी। पकी हुई मिट्टी से मेरी नजर तक धुंधली हो चुकी थी और मुझे केवल बगल के गड्ढों में लाइन से पड़े अपने साथी छात्रों की आकृतियां दिख रही थी। हेल वीक के बुधवार का दिन था और मेरी सील ट्रेनिंग क्लास कुख्यात टिजुआना मेड फ्लैट्स में थी। सील ट्रेनिंग के पहले चरण में हेल वीक महत्वपूर्ण बात होती थी। लगातार 6 दिनों तक सोने को नहीं मिलता था और इंस्ट्रक्टर बेरहमी से परेशान करते थे। इसमें लंबी दौड़, खुले समुद्र में तैरना, बाधा कोर्स, रस्सी चढ़ाई, कैलिस्थेनिक्स के खत्म नहीं होने वाले सत्र और इन्फ्लेटेबल बोट स्मॉल की लगातार पैडलिंग होती थी। हेल वीक का मकसद ऐसे कमजोर छात्रों को बाहर करना था जो सील होने लायक मजबूत नहीं थे। आंकड़ों के लिहाज से कहा जाए तो ट्रेनिंग के किसी भी अन्य समय की तुलना में हेल वीक में ही सबसे ज्यादा छात्रों के ने ट्रेनिंग छोड़ी थी और मड फ्लैट सप्ताह का सबसे मुश्किल हिस्सा थे। दक्षिण सैन डिएगो और मैक्सिको के बीच स्थित मड फ्लैट्स निचले इलाके में थे, जहां सैन डिएगो की जल निकासी ने गहरी और मोटी मिट्टी की बड़ी पट्टी बना दी थी जिसमें गिल्ली लगी थी। इसके पहले दोपहर में हमारी क्लास अपनी रबर की नावों को कोरोनाडो से मड फ्लैट्स तक चलाकर ले गई थी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद हमें कीचड़ में खड़ा कर दिया गया और हमें ठंडा, गीला और मुश्किल में रखने के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई दौड़ और व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं की श्रृंखला शुरू हुई। हमारे शरीर के हर हिस्से में कीचड़ चिपक गया था। यह इतना गाढ़ा था कि इसमें चलते चलते हम थक गए थे और इससे हमारे चलते रहने की इच्छा की परख हुई थी। दौड़ घंटों तक चलती रही। हड्डियां कपा देने वाली ठंड और थकान से हम बहुत मुश्किल से शाम तक बाहर निकल सके थे। जब सूरज छिपा तो तापमान गिर गया, हवा तेज हो गई और सब कुछ और भी कठिन लगने लगा था। हमारी मनोबल तेजी से गिरता जा रहा था। यह तो केवल बुधवार की बात थी और हम सभी जानते थे कि आगे 3 और दिनों का तकलीफ और थकान है। यह बहुत सारे छात्रों के लिए कसौटी का क्षण था। बेहद कांपते हुए और सूजे हाथ पैरों के साथ हमारी त्वचा इतनी कोमल हो गई थी कि थोड़ी सी भी हरकत से परेशान होने लगती थी। ट्रेनिंग पूरी करने की हमारी आशा तेजी से गायब होती जा रही थी। शहर की दूरी की रोशनी की छाया में एक सील इंस्ट्रक्टर खास मकसद से कीचड़ के किनारे तक चला गया। वह किसी पुराने दोस्त की तरह लग रहा था। उसने बुल हॉर्न में धीरे से बोला और उसने प्रशिक्षुओं को आराम दे दिया। उसने कहा कि हम उसके और अन्य इंस्ट्रक्टर के साथ आग ताप सकते हैं। उसके पास गर्म कॉफी और चिकन सूप था। सूरज निकलने तक हम आराम कर सकते हैं। बैठ जाओ, आराम करो। मैं समझ रहा था कि कुछ छात्र उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। आखिर हम कीचड़ में कब तक बचे रह सकते थे। गर्म आग, गर्म कॉफी और चिकन सूप निश्चित रूप से अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी कैच आ गया। वो इतना ही चाहता था कि हम में से 5 चले जाएं। केवल 5 लोग चले जाएं तो बाकी क्लास को दर्द से कुछ राहत मिल सकती थी। मेरे बगल का छात्र इंस्ट्रक्टर की ओर बढ़ने लगा। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन कीचड़ छोड़ने की इच्छा बहुत तीव्र थी। वह मेरी पकड़ से छूट गया और सूखी जमीन की तरफ भागने लगा। मैंने देखा कि इंस्ट्रक्टर मुस्कुरा रहा था। वह जानता था कि एक बार कोई एक आदमी छोड़ दे तो दूसरे भी उसके पीछे चल देंगे। अचानक हवा के झोंके के ऊपर से एक आवाज आई, गाने की आवाज। आवाज थकी हुई और कर्कश थी, लेकिन इतनी तेज थी कि सभी को सुनाई दे जाए। वो गाना नर्म कानों के लिए नहीं था, लेकिन हर कोई उसकी धुन जानता था। एक आवाज में दूसरी आवाज मिली और 2 से 3 और फिर जल्द ही सब लोग गाने लगे थे। सूखी जमीन की तरफ दौड़ता हुआ छात्र पीछे मुड़ा और मेरे पास वापस आ गया। अपनी बाहों को मेरी बाहों में लपेटकर उसने भी गाना शुरू कर दिया। इंस्ट्रक्टर ने बुल हॉर्न हाथ में लिया और चिल्लाकर क्लास को गाना बंद करने के लिए बोला। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अब क्लास लीडर सबको चुप कराने के लिए चिल्ला पड़ा। गायन तब भी जारी रहा। इंस्ट्रक्टर की हर धमकी के साथ गायन की आवाज तेज होती गई। क्लास और मजबूत होती गई तथा सबकी विषम परिस्थितियों का सामना करते रहने की इच्छा अटूट हो गई। अंधेरे में आग की रोशनी इंस्ट्रक्टर के चेहरे पर पड़ रही थी और मुझे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही थी। एक बार फिर हमने एक अहम सबक सीख लिया था। समूह को एकजुट करने की व्यक्ति की शक्ति, ये व्यक्ति में अपने आसपास के लोगों को एकजुट करने, उन्हें आशा बंधाने की शक्ति।
अगर वह एक व्यक्ति कीचड़ में डूबकर भी गा सकता है तो हम भी गा सकते हैं। अगर वह एक व्यक्ति कड़ाके की ठंड सह सकता है तो हम भी सह सकते हैं। यदि वह एक व्यक्ति डटा रह सकता है तो हम भी रह सकते हैं। डोवर एयर फोर्स बेस का बड़ा कमरा दुखी परिवारों से भरा हुआ था। अपनी माँ की बाहों में रोते हुए दुखी बच्चे, एक दूसरे से ताकत हासिल करने की उम्मीद में हाथ पकड़े माता पिता और अविश्वास से भरी खोई खोई नजरों वाली पत्नियां। सिर्फ 5 दिन पहले ही नौसेना सील और उनके अफगान स्पेशल ऑपरेशन के सहयोगियों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में मार गिराया गया था। बोट पर सवार सभी 38 लोग मारे गए थे। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में यह सबसे बड़ा नुकसान था। 1 घंटे से भी कम समय में बड़े C-17 परिवहन विमान को डोवर में उतारा गया और मारे गए वीर सैनिकों के परिवारों को झंडे में लिपटे ताबूतों के दर्शन के लिए उड़ान लाइन तक ले जाया गया। हालांकि उन परिवारों के इंतजार के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सेवा मंत्री और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी प्रतीक्षा कक्ष में आदरांजलि देने और परिवारों को सांत्वना देने के लिए घुसे थे। मैंने शहीद सैनिकों की दर्जनों सर्विसेज में हिस्सा लिया था। यह कभी भी आसान नहीं होता था और मैं अक्सर सोचा करता था कि अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों पर क्या सांत्वना कि मेरे शब्दों से कोई फर्क पड़ता है, या क्या प्रियजन को गंवाने के सदमे में वे मेरी कही किसी भी बात को समझ ही नहीं पाते हैं। जब मेरी पत्नी जॉर्जियन और मैंने उन परिवारों से बात करना शुरू किया तो मैं सही शब्द सुनने के लिए जूझ रहा था। मुझे उनके दर्द से सच्ची सहानुभूति कैसे हो सकती है? मैं उन्हें कैसे बता सकता था कि उनके बेटे, उनके पति, उनके पिता, उनके भाई, उनके दोस्त का बलिदान इसके लायक था? मैंने सभी को सांत्वना देने की पूरी कोशिश की, उन्हें गले लगाया, उनके साथ प्रार्थना की। मैंने उनके सामने मजबूत बने रहने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता चल चुका था कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे थे। तभी जब मैंने एक बुजुर्ग महिला के पास घुटने टेक कर बैठा तो मैंने देखा कि मेरे बगल का परिवार पेरिन लेफ्टिनेंट जनरल जॉन केली से बात कर रहा है। रक्षा मंत्री के सैन्य सहायक केली लंबे, दुबले पतले, भूरे बालों वाले और साफ नौसेना वर्दी पहने हुए थे। परिवार उनके इर्द गिर्द इकट्ठा था और मुझे लग रहा था कि इस त्रासदी के समय सहानुभूति और प्रोत्साहन के उनके शब्दों का सूखाग्रस्त माता पिता और उनके बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। वे मुस्कुराए और फिर उस परिवार के लोग भी मुस्कुराए। जॉन केली ने उन्हें गले लगाया और परिवार वालों ने भी उन्हें गले लगाया। जॉन केली ने अपना हाथ बढ़ाया और परिवार के लोगों ने उसे कसकर थाम लिया। आखिरी बार माता पिता को गले लगाने और परिवार को उनके बलिदान के लिए धन्यवाद देने के बाद केली बचे हुए उदास लोगों के अगले समूह की तरफ चल गए। अगले घंटे में जॉन केली ने कमरे में लगभग हर परिवार को गले लगाया। उस दिन केली के शब्द किसी भी अन्य आगंतुक की तुलना में हर माता पिता, हर पत्नी, हर भाई बहन और हर दोस्त को ज्यादा सुनाई दिए थे। उनके शब्द समझ में आ रहे थे। उनके शब्दों में करुणा भरी थी, आशा भरी थी। उस दिन केवल जॉन केली ने ही माहौल बदला था। केवल जॉन केली ही उन्हें उम्मीद दे सकते थे, क्योंकि केवल जॉन केली ही जानते थे कि युद्ध में बेटे को खोने का मतलब क्या होता है। मैरीन फर्स्ट लेफ्टिनेंट रॉबर्ट केली 2010 में अफगानिस्तान में 3री बटालियन 5th मरीन में ड्यूटी करते हुए मारे गए थे। जनरल केली और उनका परिवार उस दिन डोवर के परिवारों की तरह ही दुख का सामना कर रहा था। हालांकि केली परिवार उस दुख को सहन कर गया था। उन्होंने तकलीफ, दिल की पीड़ा और नुकसान की ना संभाली जा सकने वाली भावना का सामना किया था। उस दिन जब मैंने उन्हें देखा तो उन्होंने मुझे भी हिम्मत बंधाई थी। सच तो यह है कि जब आप किसी सैनिक को खोते हैं तो आप उसके परिवारों के लिए दुखी होते हैं, लेकिन आपको यह भी डर होता है कि किसी दिन आपकी तकदीर में भी वही सब हो सकता है। आप सोचने लगते हैं कि क्या आप बच्चे का नुकसान सह लेंगे, अथवा आप यह सोचते हैं कि आपके बिना आपके परिवार का क्या होगा। आप आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान दया करेंगे और आपको इस अकल्पनीय बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले 3 सालों के दौरान जॉन केली और मैं घनिष्ठ मित्र बन गए थे। वे एक विशिष्ट अधिकारी थे, अपनी पत्नी करेन के मजबूत पति थे और अपनी बेटी केट तथा सबसे बड़े बेटे मैरीन मेजर जॉन केली के प्यार करने वाले पिता थे। हालांकि इससे भी बड़ी बात यह कि बिना जाने ही जॉन केली ने अपने आसपास के सभी लोगों को हिम्मत बंधाई थी। सबसे बुरे समय में दर्द, निराशा और पीड़ा से ऊपर उठ सकने और मौजूद बन सकने की आशा। हम में से हर एक में न केवल जीवित रहने बल्कि दूसरों को प्रेरित करने की भी क्षमता थी। आशा ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति है। आशा के सहारे आप राष्ट्रों को महानता के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आशा के सहारे आप दबे कुचले लोगों को ऊपर उठा सकते हैं। आशा के सहारे आप असहनीय नुकसान की पीड़ा को कम कर सकते हैं। कभी कभी केवल एक व्यक्ति ही बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हम सब एक दिन खुद को गले तक कीचड़ में फंसा पाएंगे। बहुत समय जोर से गाने का, खुलकर मुस्कुराने का, अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाने का और उनमें आशा जगाने का है कि आने वाला कल बेहतर दिन होगा।
सील ट्रेनिंग के पहले दिन की शुरुआत में मैं अन्य 150 छात्रों के साथ सावधान की मुद्रा में खड़ा था। लड़ाई के जूते, खाकी शॉर्ट्स और नीली सुनहरी टी शर्ट पहने इंस्ट्रक्टर डामर के बड़े आंगन में आया, जहां पीतल की एक घंटी लटकी हुई थी और जहां से सभी प्रशिक्षुओं को वह देख सकता था। जेंटलमैन, उसने बोलना शुरू किया, आज सील ट्रेनिंग का पहला दिन है। अगले 6 महीनों तक आप लोग अमेरिकी सेना की सबसे कठिन ट्रेनिंग से गुजरेंगे। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे अपने साथियों के चेहरों पर आशंका के कुछ भाव दिखाई दिए। इंस्ट्रक्टर का बोलना जारी रहा, आप लोगों की ऐसी परीक्षा होगी जैसे आपकी जिंदगी में कभी नहीं हुई होगी। इतना बोलकर उसने क्लास के नए छोरों की ओर देखा। आप लोगों में से ज्यादातर इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, मैं इसका ध्यान रखूंगा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं भरकस प्रयास करूंगा कि आप लोग इसे छोड़कर भाग जाए। उसने आखिरी 3 शब्दों पर जोर दिया, मैं बेरहमी से आप लोगों को परेशान करूंगा। मैं आपको आपके साथियों के ही सामने शर्मिंदा करूंगा। मैं आपको आपकी क्षमताओं से परे धकेलूंगा। तब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई और बहुत तकलीफ होगी, बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। उसने घंटी पकड़कर रस्सी को जोर से खींचा और टनटनाहट की जोर आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। लेकिन अगर आप लोगों को तकलीफ पसंद नहीं है, अगर आप लोगों को प्रताड़ना पसंद नहीं करते हैं, तो एक आसान तरीका है। उसने फिर से रस्सी खींची, जिससे इमारतों से धातु की घड़ी धोने की एक और लहर गूंज उठी। छोड़कर भागने के लिए आप लोगों को बस इस घंटी को 3 बार बजा भर देना है। उसने घंटी की लटकन से बंधी रस्सी को छोड़ दिया। घंटी बजाएंगे तो आपको जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। घंटी बजाएंगे तो आप लोगों को लंबी दौड़, ठंड में तैरना या बाधा कोर्स नहीं करना पड़ेगा। घंटी बजाकर आप इन सारी तकलीफों से बच सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्टर ने डामर की तरफ देखा और ऐसा लगा जैसे वह अपना तैयार किया हुआ एकालाप तुर रहा हो। लेकिन आपको बता दूं, उसने कहा, अगर आप इसे छोड़ देते हो तो आप जीवन भर पछताएंगे। छोड़ने से कोई भी मुश्किल हल नहीं होती है। 6 महीने बाद हम में से केवल 33 स्नातक स्तर पर बचे थे। कुछ ने आसान रास्ता चुन लिया था, उन्होंने ट्रेनिंग छोड़ दी थी और मेरा अनुमान है कि इंस्ट्रक्टर की बात सही थी। वे इस फैसले के लिए अपने बाकी जीवन पछताते रहे होंगे। सील ट्रेनिंग में मैंने जो भी सबक सीखे थे, उनमें से यह सबसे अहम था, कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह सबक कोई खास गंभीर नहीं लगता, लेकिन जीवन आपको लगातार ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां डटे रहने की तुलना छोड़ देना ज्यादा आसान लगता है। जहां आपके सामने बहुत सारी मुश्किलों का ढेर लग जाए तो हार मान लेना तर्कसंगत बात लगती ही है। अपने पूरे करियर के दौरान मैंने लगातार उन पुरुषों और महिलाओं से प्रेरित रहा जिन्होंने ट्रेनिंग छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने खुद के लिए दुख महसूस करने से इनकार कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेरित मैं हुआ अफगानिस्तान के एक अस्पताल में मिले युवा आर्मी रेंजर से। एक दिन देर शाम मुझे खबर मिली कि मेरे एक सैनिक ने प्रेशर प्लेट माइन पर पांव रख दिया है और उसे हवाई रास्ते से मेरे मुख्यालय के पास के युद्ध अस्पताल ले जाया गया है। रेंजर रेजिमेंटल कमांडर कर्नल एरिक कुरिल्ला और मैं जल्दी से अस्पताल में सैनिकों के कमरे में पहुंचे। वह सैनिक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। उसके मुंह और छाती पर ट्यूब फैली हुई थी। विस्फोट से उसके हाथ और चेहरा जल गए थे। उसके ओढ़ने के लिए रखा कंबल बिस्तर पर उसकी जगह सपाट पड़ा था। जहां आमतौर पर उसके पैर होते थे, उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अफगानिस्तान के युद्ध अस्पताल के अनगिनत दौरे किए थे। युद्धकालीन नेता के रूप में आप मानवीय पीड़ा को अपने अंदर नहीं घुसने देने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि यह तो लड़ाई का हिस्सा है। सैनिक घायल होते हैं, सैनिक मरते हैं। अगर आप हर निर्णय जीवन के संभावित नुकसान पर आधारित होता है तो आप प्रभावी होने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करेंगे। हालांकि यह रात कुछ अलग तरह की लग रही थी। मेरे सामने लेटा हुआ रेंजर काफी युवा था, मेरे 2 लड़कों से भी छोटा था। वह 19 साल का था। उसका नाम एडम बेट्स था। वह 1 सप्ताह पहले ही अफगानिस्तान पहुंचा था और यह उसका पहला युद्ध अभियान था। मैंने झुककर अपने हाथ से उसके कंधे को छुआ। वह शांत और अचेत लग रहा था। मैंने 1 मिनट के लिए विचार किया, थोड़ी प्रार्थना की और वापस जाने ही वाला था कि नर्स मेरे उस सैनिक को देखने आ गई। उसने मुस्कुराते हुए सैनिक की नब्ज देखी और मुझसे पूछने लगा कि क्या मुझे उसकी स्थिति के बारे में कुछ जानना है। उसने मुझे बताया कि उसके दोनों पैर काट दिए गए थे और उसे विस्फोट में गंभीर चोटें आई थी, लेकिन उसके बचने की संभावना काफी ज्यादा थी। मैंने उसे रेंजर बेट्स की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए धन्यवाद दिया और उसे कहा कि जब वह होश में आएगा तो मैं फिर से आऊँगा। अरे यह होश में ही है, उसने बताया। दरअसल उससे बात करना आपको अच्छा लगेगा। यह कहकर उसके युवा रेंजर को धीरे से हिलाया, जिसने अपनी आंखें हल्की सी खोली और मुझे पहचाना। यह अभी बोल नहीं सकते हैं, नर्स ने बताया। वैसे इनकी माँ बाहरी थी और यह संकेत भाषा जानते हैं।
उस नर्स ने मुझे कागज का एक टुकड़ा दिया जिस पर संकेत भाषा के कई प्रतीक बने हुए थे। मैंने 1 मिनट उससे बात की, जिस दौरान मैंने सही बात कहने की ताकत जुटाने की कोशिश ही करता रहा था। आप एक ऐसे युवक से क्या कह सकते हैं जिसने अपने दोनों पैर अपने देश की सेवा करते हुए खो दिए हों? उसके भविष्य के बारे में आप उसे कैसे बेहतर महसूस करा सकते हैं? विस्फोट की वजह से बेट्स का चेहरा सूजा हुआ था। उसकी आंखें लाली और पट्टियों के बीच मुश्किल से दिखाई दे रही थी। कुछ क्षण वह मुझे घूरता रहा। उसने मेरे हाव भाव में मौजूद करुणा की महसूस की होगी। वह हाथ उठाकर साइन करने लगा। मैंने अपने सामने कागज के टुकड़े पर सभी चिन्ह देखे। धीरे धीरे दर्द के साथ उसने लिखा, मैं ठीक हो जाऊंगा, और फिर से सो गया। उस शाम जब मैं अस्पताल से निकला तो मैं रोए बिना नहीं रह पाया। अस्पताल में मैंने सैकड़ों आदमियों से बात की होगी, लेकिन उनमें से किसी ने कभी कोई शिकायत नहीं की, एक बार भी नहीं की। उन्हें अपनी सेवा पर गर्व था। वे अपने भाग्य को स्वीकार कर रहे थे और वे बस अपनी यूनिटी के वापस जाना चाहते थे। उन लोगों के साथ रहना चाहते थे जिन्हें वे पीछे छोड़ आए थे। एडम बेट्स ने किसी न किसी तरह से अपने सामने आने वाले उन सभी लोगों को पहचान लिया था। अफगानिस्तान में मेरे अस्पताल के दौरे के 1 साल बाद मैं 75वें रेजिमेंटल चेंज ऑफ कमांड बन गया। वह रेंजर बेट्स मिल गया जो अपनी वर्दी में तेज तर्रार दिख रहा था और अपने नए कृत्रिम पैरों पर खड़ा था। मैंने उसे अपने कई साथी रेंजरों को पुलअप की चुनौती देते हुए सुना। तमाम तरह की सर्जरी और दर्दनाक पुनर्वास से गुजरते हुए उसने नए जीवन के साथ तालमेल बैठाया था और कभी हार नहीं मानी थी। वह हंस रहा था, मजाक कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, और जैसा कि उसने मुझसे वादा किया था वह ठीक हो चुका था। जीवन कठिन समय से भरा हुआ होता है, हालांकि वहाँ कोई ना कोई ऐसा भी आपके पास होता है जिसकी हालत आपसे भी खराब होती है। अगर आप अपने समय को लेकर खुद पर दया करते हैं, जिस तरह से आपके साथ व्यवहार किया गया है उसके लिए दुखी हैं, जो अपने अपनी तकदीर पर रो रहे हैं, अपने हालात के लिए किसी और को दोष दे रहे हैं, तो आपका जीवन लंबा और कठिन हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप अपने सपनों को छोड़ने से इनकार करते हैं, बाधाओं के खिलाफ मजबूती से डटे रहते हैं, तो आपका जीवन आपके मुताबिक ही होगा और आप इसे महान बना सकते हैं। कभी कभी घंटी मत बजाइए। याद रखिए, हर दिन की शुरुआत एक काम पूरा करने के साथ कीजिए। जीवन में आपकी मदद करने के लिए किसी को खोजिए, सबका सम्मान कीजिए। जान लीजिए कि जीवन अनुकूल नहीं होता है और आप अक्सर नाकाम होंगे। हालांकि अगर आप कुछ जोखिम उठाते हैं, समय सबसे कठिन समय में भी आगे बढ़ते हैं, दबंगों का मुकाबला करते हैं, दबे कुचलों को ऊपर उठाते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो आप अपने जीवन को और शायद दुनिया को भी बेहतर बनाने के लिए बदलाव कर सकते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी में दिया गया आरंभिक भाषण, मई 2014। इस विश्वविद्यालय का स्लोगन है, जो यहाँ से शुरू होता है वह दुनिया को बदल देता है। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मुझे यह पसंद आया। जो यहाँ से शुरू होता है वह दुनिया को बदल देता है। आज टेक्सास विश्वविद्यालय से तकरीबन 8000 छात्र स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। विश्लेषणात्मक कठोरता के उस महान प्रतिमान आस्कटर.com का कहना है कि औसत अमेरिकी व्यक्ति अपने जीवन काल में 10,000 लोगों से मिलता है। ये बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। हालांकि अगर आप में से हर एक ने सिर्फ 10 लोगों का जीवन बदल दिया है और उन लोगों में से हर एक ने केवल 10 और लोगों का जीवन बदल दिया है, तो 5 पीढ़ियों में 125 साल में 2014 की एक कक्षा 80 करोड़ लोगों का जीवन बदल चुकी होगी। 80 करोड़ लोग, जरा इसके बारे में सोचिए। अमेरिका की आबादी के दुगने से ज़्यादा। एक और पीढ़ी शामिल करें तो आप दुनिया की पूरी आबादी यानी 8 अरब लोगों का जीवन बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 10 लोगों का जीवन बदलना मुश्किल है, हमेशा के लिए उनका जीवन बदलना मुश्किल है, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैंने इराक और अफगानिस्तान में यह हर दिन होते देखा है। कोई युवा सैन्य अधिकारी बगदाद में किसी सड़क पर ठीक सीधे जाने के बजाय बाएं जाने का फैसला करता है और उसके दस्ते के 10 सैनिक घात लगाकर किए गए हमले से बच जाते हैं। अफगानिस्तान में कंधार प्रांत में फीमेल एंगेजमेंट टीम की एक गैर कमीशन अधिकारी को आभास होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह 1 दर्जन सैनिकों की जान बचाने के लिए 500 पाउंड के आईईडी से पैदल सेना पलटन को दूर हटने का निर्देश देती है। हालांकि अगर आप इसके बारे में सोचें तो न केवल इन सैनिकों की जान एक व्यक्ति के फैसलों से बच गई, बल्कि उनके अजन्मे बच्चों की भी जान बच गई और उनके बच्चों के बच्चों की भी जान बच गई। एक व्यक्ति के एक फैसले से कई पीढ़ियां बच गई। हालांकि दुनिया को बदलने का काम कहीं भी हो सकता है और कोई भी इसे कर सकता है, तो जो यहाँ से शुरू होता है वो सचमुच दुनिया बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आपके बदलने के बाद दुनिया कैसी दिखेगी। देखिए, मुझे विश्वास है कि यह दुनिया बहुत बेहतर दिखाई देगी, लेकिन अगर आप इस पुराने नौसैनिक को सिर्फ एक पल के लिए बात माने
तो मेरे पास कुछ सुझाव हैं जो आपको बेहतर दुनिया की राह पर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। और भले ही यह सबक मैंने सेना में रहने के दौरान सीखे थे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक दिन के लिए भी सेना में रहे या नहीं रहे। आपके लिंग, आपकी नस्लीय या धार्मिक पृष्ठभूमि, आपके रुझान या आपकी सामाजिक स्थिति का कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया में हमारे संघर्ष समान है और उस संघर्षों पर विजय पाने और आगे बढ़ने के लिए खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बदलने का सबक सभी पर समान रूप से लागू होगा। मैं 36 वर्षों से नेवी सील हूँ। हालांकि यह सब तब शुरू हुआ था जब मैंने कैलिफोर्निया के कोरोनाडो में बेसिक सील ट्रेनिंग के लिए टेक्सास यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। बेसिक सील ट्रेनिंग में नरम रेत में 6 महीने की लंबी यातनापूर्ण दौर, सैन डिएगो के ठंडे पानी में आधी रात में तैरना, बाधा कोर्स, कभी न खत्म होने वाले कैथलिस्निक्स, कई दिनों तक नींद न लेना और हमेशा ठंडा, गीला और दुखी रहना शामिल है। इन 6 महीनों में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित योद्धा लगातार परेशान किया जाता है जो मन और शरीर के कमजोर लोगों को पहचानना और उन्हें नेवी सील बनने से हमेशा के लिए रोक देना चाहते हैं। हालांकि इस ट्रेनिंग में उन छात्रों को भी पहचानने की कोशिश की जाती है जो लगातार तनाव, अराजकता, असफलता और कठिनाइयों के माहौल में नेतृत्व कर सकते हैं। मैंने बेसिक सील ट्रेनिंग के 6 महीनों में जितनी चुनौतियों का सामना किया उतना पूरी जिंदगी में नहीं किया। तो यहाँ वे 10 सबक है जो मैंने बेसिक सील ट्रेनिंग में सीखे हैं और जो जीवन में आगे बढ़ने के आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। बेसिक सील ट्रेनिंग में मेरे इंस्ट्रक्टर वियतनाम लड़ाई के दिग्गज योद्धा थे जो हर सुबह मेरे बैरक के कमरे में आते थे और सबसे पहले वे बिस्तर का परीक्षण करते थे। बिस्तर तब सही माना जाता था जब कोने चौकोर हो, कवर कसकर खींचे गए हो, तकिए सिराहने के ठीक नीचे हो और अतिरिक्त कंबल पैताने पे बड़े करीने से बुरा हो। यह एक साधारण काम था, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सांसारिक काम कहा जा सकता था। हालांकि हर सुबह हमें अपना बिस्तर पूरी तरह से ठीक करना पड़ता था। यह उस समय थोड़ा हास्यास्पद लगता था क्योंकि हम तो असली योद्धा युद्ध के लिए मजबूत सील बनना चाहते थे, लेकिन फिर भी इस सरल काम का ज्ञान मुझे कई बार उपयोगी साबित हुआ। अगर आप रोज सुबह अपना बिस्तर ठीक करते हैं तो आपके दिन का पहला काम पूरा हो जाता है। इससे आपको गर्व की छोटी सी भावना पैदा होगी और इससे आपको एक और काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और फिर दूसरा और फिर एक और। दिन के अंत तक पूरा किया गया वह एक काम कई कामों में बदल जाएगा। अपना बिस्तर ठीक करना इस तथ्य की भी पुष्टि करेगा कि जीवन में छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। अगर आप छोटे छोटे काम ठीक से नहीं कर सकते तो आप बड़े काम भी कभी सही तरह से नहीं कर पाएंगे। और अगर संयोग से आपका दिन खराब बीतता है तो भी जब आप घर आएंगे तो आपको बना हुआ बिस्तर मिलेगा जिसे आपने बनाया था, और एक बना हुआ बिस्तर आपको प्रोत्साहन देता है कि कल बेहतर होगा। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपना बिस्तर संवार कर कीजिए। सील ट्रेनिंग में छात्रों को नौका चालक दल में विभाजित कर दिया जाता है। हर चालक दल में 7 छात्र होते हैं। रबर की छोटी नौका के दोनों तरफ 3-3 और एक नाव का मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए कॉक्सवेन। हर दिन समुद्र तट पर आपके नौका चालक दल बनाए जाते हैं और उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे सर्फ जोन से गुजरे और तट से कई मील दूर जाएं। सर्दियों में सैन डिएगो में लहरें 8 से 10 फुट ऊंची हो सकती है और तेज लहरों में जब तक हर कोई कोशिश नहीं करे तब तक पैडल मारना बेहद मुश्किल होता है। प्रत्येक पैडल को कॉक्सवेन की स्ट्रोक गिनती के साथ तारतम्य में किया जाना चाहिए। सभी को बराबर प्रयास करना होता है, अन्यथा नौका लहर के कारण पलट जाएगी और समुद्र तट पर अनायास ही वापस फेंकी चली जाएगी। नौका को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए सभी को पैडल मारने ही होते हैं। आप अकेले ही दुनिया को नहीं बदल सकते, आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी और स्टार्टिंग पॉइंट से मंजिल तक सचमुच ले जाने के लिए मित्रों, साथियों की जरूरत पड़ती है। अजनबियों की भी सद्भावनाएं चाहिए होती है और सबको राह दिखाने वाला एक मार्गदर्शक भी चाहिए होता है। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो पैडल मारने में मदद करने वाले किसी व्यक्ति की तलाश कीजिए। 150 छात्रों से शुरू हुई मेरी 30 सील क्लास में कुछ सप्ताहों की कठिन ट्रेनिंग के बाद केवल 42 छात्र बचे रह गए थे। 7 लोगों के 6 नौका चालक दल थे। मैं लंबे लोगों की नाव में था, लेकिन हमारा सबसे अच्छा नौका चालक दल छोटे कद के लोगों का था जिन्हें हम बौना दल कहते थे। उनमें 5 फुट 5 इंच से ज्यादा लंबा कोई नहीं था। बौने चालक दल में एक अमेरिकी, भारतीय, एक अफ्रीकी अमेरिकी, एक पॉलिश अमेरिकी, एक यूनानी अमेरिकी, एक इटालियन अमेरिकी था और 2 मजबूत लड़के मिडवेस्ट के थे। वे अन्य सभी नौका चालक दलों से आगे निकल जाते थे तथा दौड़ में भी वे आगे थे और तैरने में भी। अन्य नौका चालक दल के लंबे लोग बौने दल के सदस्यों को उनके छोटे छोटे पैरों में छोटे छोटे फ्लिपर डालते देख हल्का फुल्का मजाक उड़ाते थे। हालांकि देश और दुनिया के कोने कोने से आए वे बौने हमेशा सबसे तेज तैरते हुए
सबसे पहले तट पर पहुंचते थे और आखिरी हंसी उनकी ही होती थी। सील ट्रेनिंग बहुत ही समता कारक भी थी। उसमें सफल होने के लिए केवल आपकी इच्छा मायने रखती थी, न आपका रंग, न आपकी नस्लीय पृष्ठभूमि, न आपकी शिक्षा और न ही आपकी सामाजिक स्थिति इसमें कुछ कर सकती थी। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो किसी भी इंसान को उसके फ्लिपर के आकार से नहीं बल्कि उसके दिल के आकार से मापिए। इंस्ट्रक्टर सप्ताह में कई बार क्लास को लाइन में लगाते थे और सबका समान तरीके से निरीक्षण करते थे। यह निरीक्षण असाधारण रूप से एकदम पूरा होता था। टोपी पूरी तरह से स्टार्च की होनी चाहिए, वर्दी बिना किसी चूक के प्रेस होनी चाहिए और आपके बेल्ट का बक्सुआ चमकदार होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा लगता था कि टोपी को स्टार्च करने या अपने वर्दी पर प्रेस करने या अपने बेल्ट के बक्सुआ को चमकाने में कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, पर यह पर्याप्त नहीं होता था। इंस्ट्रक्टर्स कुछ न कुछ गलती निकाल ही लेते थे। वर्दी निरीक्षण में फेल होने पर छात्रों को पूरे कपड़े पहनने हुए सर्फ जोन में भागना पड़ता था और फिर सिर से पैर तक गीला होकर समुद्र तट पर तब तक ढकना पड़ता था जब तक कि उसके शरीर का हर हिस्सा रेत से ढक नहीं जाए। इस रूप को चीनी कुकी के रूप से जाना जाता था। बाकी दिन उसी वर्दी में ठंडी, गीली और रेतीली अवस्था में रहना होता था। कई छात्र ऐसे थे जो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाते थे कि उनकी सारी कोशिश बेकार गई। वर्दी सही करने के लिए उन्होंने कितनी भी कोशिश क्यों न की हो, उनकी कभी तारीफ नहीं होती थी। उन छात्रों को ट्रेनिंग में यह बात समझ नहीं आई। उन छात्रों को ड्रिल का मकसद ही समझ में नहीं आया। आप कभी सफल नहीं होने वाले थे। आपकी वर्दी कभी भी एकदम सही नहीं होने वाली थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि आप चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें या कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लें, फिर भी आपको चीनी कुकी बनना ही होता था। जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो चीनी कुकी बनने की बात से ऊपर जाइए और आगे बढ़ते रहिए। ट्रेनिंग के दौरान हर दिन आपको तरह तरह की शारीरिक काम करने की चुनौती मिलती थी। लंबी लंबी दौड़, लंबी लंबी तैराकी, बाधा कोर्स और घंटों तक कैलिस्थेनिक्स जो आपके जोश को परखने के लिए ही तैयार की गई थी। हर प्रतियोगिता के मानक होते थे। समय के अंदर काम करना होता था। अगर आप उन मानकों को पूरा नहीं कर पाए तो आपका नाम लिस्ट में आ जाता था और दिन के अंत में लिस्ट में नाम आने वालों को सर्कस में आमंत्रित किया जाता था। सर्कस में 2 घंटे का अतिरिक्त व्यायाम कैलिस्थेनिक्स होता था, जिसका मकसद आपको थकाना, आपके जोश को खत्म करना, आपको हार मानकर भाग जाने के लिए मजबूर करना होता था। सर्कस कोई नहीं चाहता था। सर्कस का मतलब था कि उस दिन के लिए आपके उस दिन मानक पूरा नहीं किया। सर्कस का मतलब था ज्यादा थकान और ज्यादा थकान का मतलब था कि अगला दिन और ज्यादा कठिन होगा तथा और ज्यादा सर्कस की संभावना। हालांकि सील ट्रेनिंग के दौरान हर किसी का नाम कभी न कभी सर्कस के लिस्ट में शामिल होता ही था। लगातार लिस्ट में रहने वालों के साथ एक और दिलचस्प बात होती ही। 2 घंटे का अतिरिक्त कैलिस्थेनिक्स करने वाले समय के साथ मजबूत और ज्यादा मजबूत होते गए। सर्कस की तकलीफ ने उनके अंदर आंतरिक शक्ति पैदा की, उनके अंदर शारीरिक लचीलापन पैदा किया। जीवन भी तो सर्कस से भरा है। आप नाकाम होंगे, आप अक्सर नाकाम होंगे। यह तकलीफ देह होगा, हतोत्साहित करने वाला होगा। कभी कभी यह आपके अंतर्मन की परीक्षा लेगा। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो सर्कस से मत डरिए। सप्ताह में कम से कम 2 बार प्रशिक्षुओं को बाधा कोर्स करना जरूरी होता था। बाधा कोर्स में 25 बाधाएं थी, जिनमें 10 फुट ऊंची दीवार, 30 फुट का कार्गो जाल और कांटेदार तारों पर कार्लिंग शामिल थी। हालांकि सबसे चुनौतीपूर्ण बाधा स्लाइड फॉर लाइफ थी। इसके एक सिरे पर 3 स्तरीय 30 फुट की टावर और दूसरे पर 1 स्तरीय टावर थी। बीच में 100 फुट लंबी रस्सी होती थी। आपको 3 स्तरीय टावर पर चढ़ना होता था और एक बार शीर्ष पर पहुंचने के बाद रस्सी पकड़कर नीचे झूलना होता था और हाथ से खुद खींचकर दूसरे सिरे तक पहुंचना होता था। 1977 में जब मेरी कक्षा ने यह ट्रेनिंग शुरू की, तब बाधा कोर्स का रिकॉर्ड वर्षों तक बना रहा था। यह रिकॉर्ड तब तक नहीं टूटा जब तक कि एक छात्र ने स्लाइड फॉर लाइफ में सिर के बल जाने का निश्चय कर डाला। रस्सी के नीचे अपने शरीर को झुलाने और आगे बढ़ने के बजाय वह बहादुरी दिखाते हुए रस्सी के शीर्ष पर गया और अपने आप को आगे धकेल दिया। यह खतरनाक फैसला था जो मूर्खतापूर्ण भी लग रहा था और जोखिम से भरा तो था ही। असफल होने का मतलब चोटिल होना और ट्रेनिंग से बाहर होना था। वह छात्र बिना किसी संकोच के खतरनाक तरीके से रस्सी पर तेजी से फिसला और कई मिनटों के बजाय उसे केवल आधा समय लगा। कोर्स पूरा होने तक वह बाधा कोर्स का रिकॉर्ड तोड़ चुका था। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो बाधाओं का सामने से मुकाबला कीजिए। ट्रेनिंग के जमीनी युद्ध के चरण के दौरान छात्रों को सेन क्लीमेंट द्वीप ले जाया जाता है, जो सैन डिएगो के तट पर स्थित है। सेन क्लीमेंट का पानी विशाल सफेद शार्क का प्रजनन केंद्र है। सील ट्रेनिंग पास करने के लिए लंबी तैराकी की एक श्रृंखला पूरी करनी होती है।
यह तैराकी रात को होती है। तैरने से पहले इंस्ट्रक्टर्स ने खुश होकर सेंट क्लीमेंट के पानी में रहने वाली शार्क की सभी प्रजातियों के बारे में प्रशिक्षुओं को बताया। हालांकि वे आपको विश्वास दिलाते हैं कि शार्क ने कभी किसी भी छात्र को नहीं खाया है, कम से कम हाल में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको यह भी सिखाया जाता है कि अगर कोई शार्क आपका चक्कर लगाने लगे तो एक ही जगह डटे रहें, तैरकर दूर मत जाइए, डर कर कुछ मत कीजिए, और अगर आधी रात के नाश्ते के लिए कोई भूखी शार्क आपकी ओर झपटे तो अपनी पूरी ताकत जुटाकर और उसके मुंह पर मुक्का मारे और वह मुड़ जाएगी और दूर चली जाएगी। दुनिया में बहुत सारी शार्क हैं। यदि आप तैराकी पूरी करने की उम्मीद रखते हैं तो आपको उससे निपटना ही होगा। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शार्क से दूर नहीं जाएं। नेवी सील के रूप में हमारा एक काम पानी के अंदर से शत्रुओं के जहाजों पर हमला करना भी होता है। हमने बेसिक ट्रेनिंग के दौरान इस तकनीक का गहन अभ्यास किया था। जहाजी हमला मिशन वह होता है जिसमें सील गोताखोरों की एक जोड़ी को शत्रु के बंदरगाह के बाहर छोड़ दिया जाता है और फिर वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गहराई नापने का यंत्र और कंपास का इस्तेमाल करते हुए पानी के 2 मील अंदर तक अच्छी तरह से तैरते हैं। पूरी तैराकी के दौरान सतह के काफी नीचे भी कुछ प्रकाश आता रहता है। यह जानकर राहत मिलती है कि आपके ऊपर पानी खुला है, लेकिन जब आप घाट से बंदे जहाज के पास पहुंचते हैं तो रोशनी फीकी पड़ने लगती है। जहाज का इस्पात का ढांचा चांदनी को अवरुद्ध कर देता है। यह आसपास के स्ट्रीट लैंप की रोशनी को भी रोक देता है। यह आसपास की सभी रोशनियों को रोक देता है। मिशन में सफल होने के लिए आपको जहाज के नीचे तैरना होगा और सेंटर लाइट यानी पैंदा और जहाज के सबसे गहरे हिस्से को खोजना होगा। यही आपका उद्देश्य होता है। हालांकि यह पैंदा जहाज का सबसे अंधेरा हिस्सा भी होता है, जहां आप अपने चेहरे के सामने मौजूद हाथ को भी नहीं देख पाते हैं, और वहां जहाज की मशीनरी का शोर कान फाड़ देने वाला होता है, जिससे विचलित होने और असफल होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हर सील जानता है कि मिशन के सबसे अंधकारमय समय में पैंदे के नीचे आपको शांत और स्थिर होना चाहिए। उस समय अपने सभी सामरिक कौशल, सारी शारीरिक शक्ति और सारी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे कठिन पल में अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होना चाहिए। ट्रेनिंग के 9वें सप्ताह को हेल वीक कहा जाता है। इसमें 6 दिनों तक सोने को नहीं मिलता और लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है, तथा एक खास दिन मड फ्लैट्स में बिताना होता है। मड फ्लैट्स सैन डिएगो और टिजुआना के बीच का एक इलाका है जहां पानी बहता रहता है, जिससे टिजुआना स्लू बन जाता है, जो इलाके का एक दलदली हिस्सा होता है जिसमें आप कीचड़ से घिर जाते हैं। यह हेल वीक के बुधवार को आप मड फ्लैट्स के लिए निकलते हैं और अगले 15 घंटे ठंडी मिट्टी, गरजती हवा और इंस्ट्रक्टर के लगातार दबाव से बचने की कोशिश में बिताते हैं। जैसे ही उस बुधवार को सूरज ढलना शुरू हुआ, मेरी ट्रेनिंग क्लास को कुछ नियमों का भारी उल्लंघन करने पर कीचड़ में धंसने का ऑर्डर दिया गया। कीचड़ में हर आदमी तब तक धंसता गया जब तक कि हमारे सिर के अलावा कुछ भी ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था। इंस्ट्रक्टर्स ने हमें बताया कि अगर बस पांच आदमी हार मारकर निकल जाएं तो हमें कीचड़ से निकाला जा सकता है और हम इस दमनकारी ठंड से बाहर निकल सकते हैं। जब मैंने कीचड़ के चारों ओर देखा तो स्पष्ट लग रहा था कि कुछ छात्र हार मानने वाले हैं। सूरज निकलने में अभी 8 घंटे से ज्यादा समय का बचा था, यानी 8 घंटे और हड्डियां कपा देने वाली ठंड का सामना करना था। प्रशिक्षुओं के दांत किटकिटाने और कराहने की आवाज इतनी तेज हो गई थी कि कुछ भी सुनाई देना मुश्किल हो रहा था। और फिर रात भर एक स्वर गूंजने लगा। एक स्वर सभी गाना गाने लगे। गाना बिल्कुल बेसुरा था, लेकिन बड़े उत्साह के साथ गाया गया। एक आवाज में 2 आवाजें मिली, फिर 3 और फिर पूरी क्लास गाने लगी। हम जानते थे कि अगर कोई एक आदमी तकलीफ सह सकता है तो दूसरे भी ऐसा कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर्स ने हमें चेतावनी दी कि अगर हम गाना जारी रखेंगे तो हमें कीचड़ में और ज्यादा समय बिताना होगा, लेकिन सबने गाना जारी रखा और फिर कीचड़ भी कुछ गर्म सा लगने लगा। हवा थोड़ी कम लगने लगी और सुबह होने में भी ज्यादा देर नहीं लग रही थी। दुनिया घूमने के दौरान हमने जो सीखा, उम्मीद की ताकत के बारे में ही सीखा। एक व्यक्ति वाशिंगटन, लिंकन, किंग, मंडेला और यहाँ तक कि पाकिस्तान की लड़की मलाला की शक्ति, एक इंसान ही लोगों में आशा जगाकर दुनिया बदल सकता है। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो गर्दन तक कीचड़ में फंसे होने पर गाना शुरू कर दीजिए। अंत में सील ट्रेनिंग में एक घंटी भी होती है। परिसर के बीचों बीच लटकी ये पीतल की घंटी सभी छात्रों को दिखाई देती है। ट्रेनिंग छोड़ने के लिए आपको केवल वह घंटी बजानी होती है। घंटी बजाइए और अब आपको सुबह 5 बजे उठना नहीं पड़ेगा। घंटी बजाइए और अब आपको कड़ाके की ठंड में तैरना नहीं पड़ेगा। घंटी बजाइए और अब आपको दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। बाधा, कोर्स, पीटी और ट्रेनिंग की सारी कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। बस घंटी बजाइए। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो घंटी कभी भी मत बजाइए।
2014 की कक्षा अब स्नातक होने से कुछ ही पल दूर है। जिंदगी का सफर शुरू करने से कुछ ही पल दूर है। दुनिया बदलकर इसे और बेहतर बनाना शुरू करने से कुछ ही पल दूर है। यह आसान नहीं होगा। हर दिन की शुरुआत एक काम पूरा करके कीजिए। अपनी मदद के लिए किसी को तलाश कीजिए। हर किसी का सम्मान कीजिए। जान लीजिए कि जिंदगी बहुत आसान नहीं है और आप अक्सर नाकाम भी होंगे, लेकिन अगर आप खतरा उठाते हैं, सबसे कठिन वक्त में भी डटे रहते हैं, दबंगों का मुकाबला करते हैं, दबे कुचलों को उठाते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो अगली पीढ़ियां और उनके बाद की पीढ़ियां अपने को आज की दुनिया से बहुत बेहतर दुनिया में पाएगी। और जो यहाँ से शुरू हुआ वह सचमुच दुनिया को बदलकर बेहतर बना देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।